हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नादता। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ऑलिव बोर्ड के 21 टू 23 अगस्त वाले लाइव मॉक के जीएस के पूरे सॉल्यूशंस, यानी कि हम जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखेंगे, प्लस उनके आसपास के जितने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं वो करेंगे। मैं पहले भी ऐसे 2 बार करवा चुकी हूँ, मतलब 4 हफ्ते पहले करवाना स्टार्ट किया था, फिर 1 वीक ऐसा कुछ हुआ था, कुछ फैमिली का रीजन था, आई वाज बिजी, तो मैं नहीं करवा पाई थी। तो ट्रस्ट में जाके देखोगे ना, तो इन 3 वीडियोस को अगर आपने देख लिया, पहले वाली 2 प्लस ये इतने सारे जीएस टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। एंड मेरे मैथ्स के सॉल्यूशंस में भी मेरा यही तरीका रहता है कि हम सिर्फ, मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्लोप का क्वेश्चन आ गया ना, तो स्लोप से जितने भी चीजें रिवाइज करनी है हम वो सारी रिवाइज कर रहे हैं, प्लस 4 चीजें और कोऑर्डिनेट की रिवाइज कर लेंगे। दैट इज हाउ आई टीच ऑन माई चैनल, ओके, मैथ्स ऑल्सो, जीएस ऑल्सो। तो प्लीज, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लो। एंड इस वीडियो को तो मैं बोलूंगी देखने से पहले लाइक कर दो, नहीं तो एटलीस्ट 5-7 मिनट देख लो, तो तब लगे कि कुछ अच्छा है, रिविजन हो रही है। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना रिव्यू दे देना। रिव्यू नहीं दिया जाता कि हाँ अच्छा लगा बुरा लगा, तो एटलीस्ट डन लिख देना कि कमेंट में कि येस वी हैव डन दिस वीडियो एंड हमारी रिविजन हो गई, ठीक है। एंड आई हाईली रिक्वेस्ट यू, बहुत मेहनत लगती है टाइप करने में, किसी ने ग्रुप में बोला एआई से करवा लो, बट आई लिटरली टाइप फॉर माई ओन नोट्स, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि मैं इस तरीके से लिखूँ कि कौन सा पॉइंट किससे कोरिलेट हो रहा है, एंड आप डायरेक्टली पीडीएफ को रिवीजन की तरह रिवाइज कर सको, ठीक है। और मैं कैसे एआई को इंस्ट्रक्ट करूँ कि तू इतना नहीं इतना लिखो, तो आई डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स। इट्स मोर कंफर्टेबल फॉर मी कि मैं अपने हिसाब से, मेरा दिमाग को पता है कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कैसे सोचना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सारा कुछ टाइप करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी कर देना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इन केस आप नए हो तो हाँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चैनल का भी, ग्रुप का भी। ग्रुप में कोई आलतू फालतू बातें नहीं करनी होती है, सिर्फ अपना डाउट्स पूछा करो, कभी मार्क्स शेयर करने, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आएगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने पैरेलल पाइप पढ़ाया रिसेंटली, रेक्टेंगल सिलेंडर कैसे बनता है रोल करके या फिर रोटेट करके, वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं, जिसमें हम 9th प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। और 9th प्रैक्टिस सेट मैंने जब दिया था, तो मैंने पहले पीडीएफ डाली थी सुबह सुबह चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, कि आप लोग खुद सॉल्व करो, एंड उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व किए थे, फिर मैंने पढ़ाया था। एंड अगेन इसमें भी ये था, नो, मतलब 25 क्वेश्चन एंड 50 कॉन्सेप्ट लगा लो, बहुत सारा कुछ रिवाइज, कॉन्सेप्चुअल रिविजन, मैक्सिमम कवरेज। मतलब ये मॉक टेस्ट नहीं है कि आप इन 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में करो, ये नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। ये है कि इस तरह से मैं ऐसे सेट्स करवाऊँ कि मेरे वाले सेट्स करके आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर हो पाए, और आपको क्वेश्चंस के थ्रू जो भी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, अप्रोक्सीमेशन, डिजिट, चीजें कैसे क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या क्वेश्चन देख के अप्रोच होनी चाहिए, ये सब चीजें आप सीख सको और अप्लाई कर सको रियल एग्जाम में, ठीक है। और इस वाली जो मतलब मैथ्स का जो मैं कुछ पढ़ाती हूँ, उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोटबुक और पेन लेके बैठो एंड नोट करो। इसमें मैं कहूंगी कि देख लो, अगर पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर चाहते हो तो, अगर भाई आपके पास अपने बहुत अच्छे नोट्स है, तो नोट्स लेके बैठो, एंड कुछ एक्स्ट्रा लगे या कहीं पे कुछ ट्रिक बताऊं तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 2011 के सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। नाउ आई नो स्टेट की मोस्ट पॉपुलेटेड पूछ ली तो ये सब लोग को नहीं पता होती, राइट। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आई वुड कंसिडर दिस, बट गिवन दैट गाजियाबाद, मुरादाबाद ये थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली, तो आप इसको गेस कर सकते थे, और आप इसका आंसर मतलब सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एजुकेटेड गेस लगा सकते थे। तुक्का नहीं बोलूंगी, एजुकेटेड गेस बोलूंगी। क्या आना था इसका आंसर? प्रयागराज, इलाहाबाद आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में रखे हैं। अगर मेरे पास इनफ लोगों ने बोला तो मैं पूरा का पूरा जो भी मैंने खुद से नोट्स बनाए, मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने लिखने वाला पार्ट है, ये सारा का सारा हिंदी ट्रांसलेशन करके इसकी भी एक अलग आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अगर इनफ लोग होंगे तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, पहली बात तो प्रयागराज, इलाहाबाद। हम अपना एक्स्ट्रा कंटेंट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, तो कौन सी थी? थाने इन मुंबई। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं नॉर्थ 24 परगनाज इन वेस्ट बंगाल, ओके। थर्ड नंबर पे हमारे पास है बैंगलोर अर्बन इन कर्नाटका। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो सबसे कम, लोएस्ट जो हमारे पास थी, वो थी हमारी दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सेकंड नंबर पे, यानी कि जो सेकंड लोएस्ट थी, यानी कि इससे तो ज्यादा थी दिबांग से, बट सेकंड लोएस्ट थी, वो कौन सी थी? अंजो डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, अगेन अरुणाचल प्रदेश की। और थर्ड नंबर पे अपने पास थी लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, ओके। अच्छा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये किसके टर्म्स में पढ़ा है अभी हमने? पॉपुलेशन के टर्म्स में। अब हम पढ़ेंगे साइज, ज्योग्राफिकल एरिया की टर्म्स में, ठीक है। किसकी टर्म्स में? ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म्स में। सबसे
बड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन सी है, कच्छ इन गुजरात, सबसे छोटी कौन सी, माहे इन पौंडीचेरी, ठीक है। और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी तब इंडिया में, 640 डिस्ट्रिक्ट्स थी, ठीक है। हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, नहीं होगा वैसे, डिलिमिटेशन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एट विच लोकेशन वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल फ्लैग्ड ऑफ बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल? कौन से मिनिस्टर हुए ये हमारे, पोर्ट्स एंड शिपिंग वाले, ठीक है। क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, वेसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत ही ट्रेंड में रहता है, तो एक करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। आंसर क्या था इसका, नमो घाटन वाराणसी। थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले होता है, देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या होंगी, जीरो कार्बन एमिशन होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, ठीक है। और ये कौन सी वाली की पढ़ रहे थे हम, ये हमने पैसेंजर वेसल की पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, इनलैंड वाटरवेज के अंदर, यानी कि ये जो मेरा इंडिया का लैंड मास है, सिर्फ और सिर्फ मेरे इंडिया के लैंड मास के अंदर जो रिवर्स हैं उन्हीं के लिए बनाई गई है, ये एक्सटर्नल वाटर्स के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। किसने बनाई है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाई है। टेक्नोलॉजी क्या यूज इसमें, लो टेम्परेचर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यूज हुई है, ठीक है। अब इसके डीप में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमारे को, बस इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है साथ में, सोलर पावर और बैटरीज, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये एक छोटा सा नंबर है, कई बार जब स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो इसी नंबर को अदला बदली कर लेते हैं। एक बार इस वीडियो को आप देखोगे, एक बार 2-3 दिन बाद दोबारा से देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार वीडियो देखनी हो तो वीडियो देख लेना, लेकिन थोड़ी सी स्पीड पे चला के, या फिर पीडीएफ को दोबारा रिवाइज कर लें, तो फिर अल्टीमेटली नंबर्स याद रह जाते हैं, इनको रटना नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैन ऑपरेट फॉर 8 आवर्स ऑन वन रिफिल, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि पैसेंजर्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप इनको, नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, 9 to 5 की नौकरी करते हैं। 9 to 5 की नौकरी कैसी होती है, 8 घंटे, ऐसे याद रख सकते हो। मतलब मैंने जब गवर्नमेंट स्कीम वगैरह सब चीजें रिवाइज करती थी, मैं ऐसे ऐसे स्टोरीज बना लेती थी, बट बहुत ज्यादा नहीं बनानी चाहिए क्योंकि फिर स्टोरीज आपस में मिक्स हो जाती है और फिर पेपर में स्ट्राइक नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टोरीज तब तक काम आती है जब तक आपको वो चीज दिमाग में बैठना है, ठीक है। बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग कि आप इसको रटने बैठ जाओ कि ओ माय गॉड मुझे ये याद नहीं हो रहा, नहीं। ऐसी चीजें 2-3 बार पढ़ी जाती है, उसके बाद पेपर में आ गई तो आ गई, वेल एंड गुड। ये जो बार बार रटने वाली चीज होती है वो आपका बेसिक कोर होता है, हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था, लाला हरदयाल इज एसोसिएटेड विद, आई वुड कंसिडर इट अ वेरी इजी क्वेश्चन। गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे, तो अब हम क्या करेंगे, हम गदर पार्टी बहुत सारी रिवाइज करेंगे। कब फाउंड हुई थी गदर पार्टी, 1913 में। कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। हेडक्वार्टर्स कहाँ थे इसके, युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल नेम क्या था इस पार्टी का, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन या फिर हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ठीक है। फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इनके, बाबा सोहन सिंह भकना, इंपॉर्टेंट नेम। लाला हरदयाल क्या थे, इसके जनरल सेक्रेटरी थे। प्लस ये जो गदर पेपर है इसके क्या थे, एडिटर थे। अच्छा, गदर पेपर जब पहली बार रिलीज हुआ था तो उर्दू में हुआ था, फिर अराउंड 1 मंथ लेटर जो है इसको, जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये सारे आप देख सकते हो पंजाबी कम्युनिटी, पंजाबी डायस्पोरा ही है यूएस का, जिन्होंने सारे बनाई थी पार्टी। तो उसके बाद जो है 1 महीने के बाद जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में भी रिलीज कर दिया गया था, ओके। देन देयर इज भाई परमानंद जो कि फाउंडर हैं। प्लस इन्होंने तारीख हिंद नाम की एक बुक भी रखी थी। अच्छा, इन्होंने तारीख हिंद लिखी थी, उसके अलावा मुझे ये बताओ, स्टार लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ये तारीख हिंद जो है हमारे, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री होगी ना, हमारे मिडिवल हिस्ट्री के एरा में किसने लिखी थी, हु रोट दिस बुक कॉल्ड तारीख हिंद, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये सिर्फ इन्होंने तो इस एरा में लिखी है, पहले किसने लिखी हुई है बुक, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट नेम इज तारकनाथ दास, जिन्होंने एक जर्नल निकाला था जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, पंडित कांशीराम, संतोख सिंह एंड उधम सिंह। उधम सिंह नाम बहुत जगह पे मिसिंग होते हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली इसको कैपिटल में लिखा है, ठीक है। ये आई थिंक क्वेश्चन किसी पेपर का तो है कि भाई वाज उधम सिंह इन गदर पार्टी और नॉट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है इसमें वो है 1915 की गदर म्यूटिनी। क्या हुआ था बेसिकली, एक इंसिडेंट हुआ था, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ओके, इसकी स्लाइड नहीं है, चलो अभी बताती हूँ इसको कि तो बेसिकली क्या हुआ था, एक 1914 में कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। प्लस ऑब्वियस सी बात है, मतलब हमारी तो जो पार्टी बनी थी उसका रीजन यही था ना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सके, ब्रिटिश को भगा सके, तो एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट था, ठीक है। और क्या हुआ, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो ब्रिटिश कहाँ थे, बिजी थे, वो तो वर्ल्ड वॉर लड़ने में बिजी थे। तो जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे ना, जो रिवोल्यूशनरीज थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको लगा कि अच्छा टाइम है, इस टाइम पे जो आर्मी है ना वो कम एक्टिव होगी इंडिया में, मतलब कि जो इंडियन टेरिटरी में ब्रिटिश आर्मी के लोग होंगे, मिलिट्री होगी, वो कंपैरेटिवली कम एक्टिव होगी, तो हम यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं।
लेकिन हुआ ये था कि ब्रिटिश को सब कुछ पता था, उन्होंने एक स्पाई भेज दिया था, व्हिच इज़ व्हाई जो गदर म्यूटिनी है बेसिकली क्या हो गई थी, फेल हो गई थी एंड 42 रिवॉल्यूशनरीज़ को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया था और ये ट्रायल्स चलाए थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी के जो ट्रायल्स हुए थे, उसके साथ में ही इन जो गदर पार्टी वाले, गदर म्यूटिनी वाले रिवॉल्यूशनरीज़ थे, उनको भी साथ में सज़ा सुनाई गई थी। तो 42 रिवॉल्यूशनरीज़ को जो है सज़ा सुनाई गई थी, प्लस इसी के रिस्पॉन्स में जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 भी इनैक्ट किया गया था, जिसको क्या माना जाता है, एक ड्रैकोनियन एक्ट माना जाता है, मतलब ठीक है, बहुत ही हॉरिबल बेकार एक्ट था, ठीक है। प्लस क्यों दिया और नहीं है कुछ इसमें, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो था करतार सिंह सरबा, जिनके 19 ईयर्स ऑफ एज में एग्जीक्यूशन हो गया था इन्हीं रेवोल्यूशनरीज के, मतलब जो 42 लोग थे, इन्हीं में से एक कौन थे, ये थे, ठीक है। अब हम रिवाइज करते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये रह गया मुझसे लिखना आई थिंक, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है। क्या था कोमागाटा मारू इंसिडेंट, बेसिकली 1914 में हुआ था क्या, ये एक शिप का नाम था, किसका, जापानीज स्टीम शिप कह लो, स्टीम शिप व्हाटएवर, ठीक है। बेसिकली एक शिप थी जो कहाँ से जा रही थी, हांगकांग से, चलो बीच में भी लिख देती हूँ, वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हांगकांग वाया सिंगापुर कहाँ जा रही थी, वैंकूवर जा रही थी, विच इज इन कर्नाटका बोल रही थी भाई मैं, विच इज इन कैनेडा, ठीक है। इसमें कौन थे, 376 पंजाबीज थे, इंडियंस थे, ओके, इंडियंस थे, बट बेसिकली क्या थे, पंजाबी कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। अब इनको कहाँ जाना था, वैंकूवर जाना था, कनाडा जाना था। अब जब ये वैंकूवर में उतरी तो इसको क्या कर दिया गया, डिनाइड डॉकिंग, ठीक है। मतलब मैं जैसे रट रखा है वैसे बोल रही हूँ, लेट मी रिफ्रेज इट इन हिंदी प्रॉपरली, ठीक है। बिकॉज आई नो साउथ के बच्चे देखते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ मैं इंग्लिश में बोलूँ, वो लोग बोलते हैं इंग्लिश वो डाल दो, वो मेरे से हो नहीं रही, ठीक है, बट मैं हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेसिकली देखो, एक बार बोल के बताती हूँ फिर लिख के बता दूंगी। क्या हुआ था बेसिकली कि जापानीज एक स्टीम शिप थी, 1914 की बात है, मई 1914 की टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो हुआ क्या कि जब ये वैंकूवर में पहुंची 376 पंजाबी इंडियंस को लेकर, तो उनको डॉकिंग करने के लिए, मतलब वहां पे उतर के शिप से लोगों को उतारने के लिए जो है मना कर दिया गया कि भाई तुम नहीं उतार सकते। क्यों मना किया, सिर्फ अराउंड 24 इंडियंस को जो है अलाउ किया था उतरने के लिए। क्या पूछा था इन्होंने कि प्रायर कैनेडियन रेजिडेंस है या नहीं है, कि मतलब पहले कनाडा में एज रेजिडेंट रह चुके हो या नहीं रह चुके, अगर रह चुके हो तो ही तुम उतरोगे, अदरवाइज तुम नहीं उतरोगे, ये बोल दिया गया था वैंकूवर में जाके, ठीक है। तो बहुत कुछ पंगा हुआ, मतलब डिस्कशंस हुए, शोर कमेटी भी फॉर्म की, लोकल जो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी थी उन्होंने, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। इवेंचुअली जाके आई थिंक जुलाई ऑफ 1914 में जो है वैंकूवर में जहाँ पर ये खड़ी हुई थी शिप बेसिकली, तो वहां से इसको क्या कर दिया गया, वापस को क्या लिखूं, रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न बैक तो कुछ नहीं होगा, तो बेसिकली रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। मतलब वहां से इसको वापस जो है इंडिया में भेज दिया गया, ठीक है। इंडिया में आके क्या हुआ था, एक जगह थी बज बज करके, कैलकाटा के पास, वहां पर जो है इस शिप को क्या गया, उतारा गया और बोला गया कि एक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, कि जो भी लोग उतरे हो तुम यहाँ से वापस आए हो, ये क्या करो, स्पेशल ट्रेन लेके पंजाब वापस चले जाओ। बट उन लोगों ने बोला कि नो, ठीक है, हम तो नहीं जाते, हम क्या करेंगे, मार्च करेंगे टू कैलकाटा, उन लोगों ने बोल दिया, जो वहां से वापस इंडियंस आए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम कैलकाटा में मार्च करेंगे। ब्रिटिश पुलिस को तो ये बात पसंद आई नहीं, तो ब्रिटिश पुलिस को ये बात क्या आई, पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, ओपनड फायर, और इस फायर में क्या हो गया, 20 पीपल डाइड, ठीक है। फटाफट से एक फ्लो में दोबारा पढ़ा दूं, क्या हुआ था कोमागाटा मारू इंसिडेंट में, ये नाम किसका है, बेसिकली एक जापानीज स्टीम शिप का है। 1914 के मई में जो है ये शिप जानी थी हांगकांग वाया सिंगापुर, वैंकूवर जा रही थी कनाडा में। इस पे कितने लोग थे, 376 पंजाबीज थे, इंडियंस थे, पंजाबी डायस्पोरा के लोग थे। तो इनको क्या बोला वैंकूवर में उतरने के बाद कि भाई तुम नहीं उतर सकते, तुम सिर्फ वही लोग उतरोगे जिनके पास प्रायर कैनेडियन रेजिडेंस का प्रूफ है। यहाँ पे प्रूफ वर्ड और लिख देती हूँ ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो तो आपको ईजी हो। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे 24 ही लोग थे, इस नंबर को नॉट इम्पॉर्टेंट, नंबर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वाला नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये वाला नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 24 ऐसे कैनेडियन लोग, सॉरी मतलब ऐसे लोग थे इंडियंस जिनके पास प्रायर कैनेडियन रेजिडेंस का प्रूफ था, तो उनका करने दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंडियन जो लोकल कम्युनिटी थी, ठीक है, जो वहाँ की, इसको भी लिख के देती हूँ ताकि आपको रिविजन पीडीएफ के टाइम दिक्कत ना हो। तो वो जो वहाँ की लोकल इंडियन कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया, एक शोर कमेटी बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे भी। इवेंचुअली जो शिप को रिटर्न करके इंडिया आना ही पड़ा। कहाँ पर आई थी, बजबज नाम की एक जगह थी कैलकाटा के पास, वहां पर जो है उतरी। तो वहां पर उतरी तो उन्होंने बोला कि एक स्पेशल ट्रेन चला देते हैं, वहां से आप पंजाब चल जाओ, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया,
मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कैलकाटा मार्च करके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ वहां पर, ब्रिटिश पुलिस को बात पसंद नहीं, तो ब्रिटिश पुलिस ने क्या कर दिया, फायर ओपन कर दिया, और उस ओपन फायर में जो है 20 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही रेजिंग इंसिडेंट था, जिसने जो है ऑब्वियसली रिवॉल्यूशनरीज के जो सेंटिमेंट्स है उनको ट्रिगर किया ओवरऑल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई। अगेन ये मतलब उन फैक्चुअल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है जो बहुत मुश्किल होते हैं याद रखने, रैंडम फैक्ट है, मतलब ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं है। कॉटन जूट वाले फिर भी लोगों को याद रहते हैं, बट ठीक है, इसका आंसर 1904 था, साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेटअप किया था। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशनल कमर्शियल सीमेंट फैक्ट्री थी वो 1914 में बनी थी पोरबंदर गुजरात में, और इसको किसने स्टैब्लिश किया था, द इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड में। अगेन द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू रीड इट 2-3 टाइम्स, रह गया पेपर में, आज आ गया, वेल एंड गुड, नो नीड टू रट्टा फाइट अगेन एंड अगेन एंड स्ट्रेस ओवर इट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड से इजी की कैटेगरी में, ये तो है ना, ये तो सबको रिवाइज हो चुका था। एक सेकंड रुको, मैं देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, आजकल मेरे को डर लगता है ना, 15 में 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। ओके, क्या है ये, इनसफिशियंट ऑक्सीजन जब जाती है मसल सेल में, जब आप क्रैम्प्स पढ़ते हैं ना, ये रहा लिखा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, क्रैम्प्स जब पढ़ते हैं, जब आप क्या करते हो, वर्कआउट करते हो जिम में, है ना, तो मस्त जो होता है एकदम मस्त वाला वर्कआउट, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, अभी देखो ये एनसीईआरटी का एज इट इज मैंने जो हटा के यहाँ पर लगा दिया कि इजी टू रिवाइज। ठीक है, क्योंकि टाइप करने में देखो मेहनत लगती है, और मैं इसको इस तरह से टाइप करूँ तो और भी ज्यादा मेहनत लगती है, तो मैंने सोचा बेस्ट है ये एनसीईआरटी की एज इट इज स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, एक चीज कौन से लिखूं, ब्लू से लिखते हैं, चलो। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एनसीईआरटी वर्ड को हटाते हैं, इसकी क्या नहीं है। ठीक है, देखो ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म के साथ वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरावेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। यहाँ से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पायरावेट होता है वो 3 कार्बन होता है, ग्लूकोज तो सबको पता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि एक होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हमारी हमारे होती है एनएरोबिक, एन ए स्पेलिंग कर दूंगी, एक हमारी कौन सी होती है, एनएरोबिक। यार समझ जाओ, एनारोबिक में दोबारा लिख रही, एरोबिक कौन सी होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली। ठीक है, जो हमारी बेसिक जो हमारी ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, वो कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली। एनारोबिक वाली कौन सी है, हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली, जब ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जो मसल सेल्स में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, इथेनॉल बन रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये कैसे, 1 कार्बन हो गया CO2। ठीक है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड कौन सा हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने ना आज आज मतलब डाले नहीं वीडियो, तो अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट पीडीएफ बना ली, तो सुबह जब आएगा ना, अभी ये संडे वाला जो सुबह है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो सेम डे, तो मैंने अपने कुछ केमिस्ट्री के नोट्स डाले हैं। काफी दिनों से किसी ने मुझे गैस लॉज वाले नोट्स डालने को बोलते हैं, मैं बार बार भूल जाती थी, बट मैं पहले वाला टाइप करने लगी थी ना, तो मैं एक बार अपने नोट्स उठा के लाई थी, तो मैंने केमिस्ट्री के प्लस उसमें कुछ फिजिक्स एंड बायो के नोट्स हैं, विच आर बेस्ड कम्प्लीटली आउट ऑफ क्या बोलते हैं, जो मॉक्स वाले एमसीक्यूज होते थे उनसे, प्लस पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एक बार चेकआउट कर लेना, इनकेस आपको कुछ हेल्प हो जाए तो। ठीक है, कुछ मिसिंग हो, नोट डाउन करना हो तो देख सकते हो एक बार। ठीक है, let's move to question number 6. Which of the following statements regarding Indian rivers is correct? This is the kind of question जहाँ पर बहुत सारी learning हम कर सकते हैं। ठीक है, Indian rivers का question है, चंबल river is known for its extensive badland topography, ये तो सबको पता है, बहुत मतलब इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। Subarnarekha flows independently into Bay of Bengal. Yes, Penna river originates in Karnataka. Point था, the Luni river drains into Arabian Sea. ये भी एक important and easy इन माई ओपिनियन फैक्ट है, ये सबको याद होना चाहिए कि लूनी रिवर जो है ना सी में जाती है ना ओशन में जाती है। ठीक है, शुरू होते हैं चंबल से, शुरू होते हैं सबसे पहले तो। चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है, अब देखो आप सोचोगे मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख दी है ना, जन पावल्स पूरा डिटेल में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि भाई आजकल एसएससी का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, याद करना भी बहुत ईजी होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ पे इसका ओरिजिन, जन पावल्स में, जन पावल्स कहाँ, महो प्लेट्यू में, महो प्लेट्यू कहाँ, विंध्या रेंज में। ठीक है, और सिटी वाइज देखा जाए तो कहाँ पे है, महो टाउन के नियर है, और महो टाउन कहाँ है, इंदौर में। ठीक है, समझ आ गया, जनपाव हिल्स में ओरिजिन है, जनपाव हिल्स कहाँ है, मोह प्लेट्यू में, मोह प्लेट्यू कहाँ है, हमारा विंध्या रेंज में, और टाउन की बात करें तो मोह टाउन के पास है, और मोह टाउन कहाँ है, इंदौर के पास। एंशियंट नेम क्या है इसका, चरमन्यावती। ठीक है, अच्छा अब इसका हम क्या देख रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं।
एक बार ना जब भी ये पढ़ते हो तो थोड़ा-सा मतलब देखो मैं डालूँगी यहाँ पे मैप डाल सकती थी, बट मैं भूल गई, नॉट दैट मैंने जानबूझ के नहीं डाला, माय बैड। बट आई वांट यू टू विजुअलाइज़, ठीक है? कि यहाँ-यहाँ मेरा मध्य प्रदेश है, यहाँ मेरा राजस्थान है, यहाँ मेरा ऐसे यूपी है। ऐसे विजुअलाइज़ करने की कोशिश किया करो, 2-4 बार मैप से देख के चीज़ों को फिर अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश किया करो, तो ईज़ी हो जाते हैं रिवर कोर्सेज़, ठीक है? तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? मध्य प्रदेश से शुरू हो रहे हैं, ज जैसा कि हमने इसका ओरिजिन देख लिया। उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो गॉर्ज से पास होती है। अब गॉर्ज क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? और अगर किसी ने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा हुआ है जीएस का, तो उसमें हमने बहुत ही ब्यूटीफुल से कुछ मार्बल गॉर्जेस की बात की थी, तो बताना मुझे वो कौन से रिवर के थे, ठीक है? अच्छा, ये एक गॉर्ज के थ्रू पास होते हुए कहाँ जाते हैं? राजस्थान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये क्या फॉर्म करते हैं? नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करते हैं। राजस्थान ये कहाँ से एंटर करते हैं? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ जाने के बाद ये जाते हैं कोटा, और ये पूरा-पूरा एनसीईआरटी से ही पाथ उठाया हुआ है, अपने इतने पुराने नोट्स में से एनसीईआरटी से जो बनाया है वहाँ से उठा के लाती हूँ मैं सब कुछ, एंड वेरीफाई करके एनसीईआरटी से, तो फैक्चुअली कभी इनकरेक्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, किस चीज़ में एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो साथ-साथ बताती रहती हूँ, ताकि कभी भी कोई कन्फ्यूजन पॉइंट्स हो तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सको, ठीक है? तो राजस्थान में कहाँ एंटर करते हैं? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से वो कहाँ पहुँचते हैं? कोटा। कोटा के बाद कहाँ जाते हैं? बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ऐसे एरियाज़ में जाती है। फिर ये कहाँ पहुँचती है? राजस्थान से यूपी। यूपी में इसको क्या मिलती है? यमुना। कहाँ पर मिलती है? इटावा डिस्ट्रिक्ट में। अब इटावा डिस्ट्रिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पिंक स्टार लगा देते हैं कि इटावा डिस्ट्रिक्ट तो पता होना इंपॉर्टेंट है। मुरादगंज चाहो तो याद रख लो, ठीक है? हो सकता है एसएससी ना पूछे, बट भरोसा नहीं है, बट इटावा डिस्ट्रिक्ट तो फॉर श्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यमुना को कहाँ मिलते हैं? इटावा डिस्ट्रिक्ट में। इटावा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ मिलते हैं? मुरादगंज में, ठीक है? अच्छा, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है बनस और मेज, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? पार्वती, कालीसिंध एंड शिप्रा। ओके, नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चंबल रिवर क्या है कि नंबर 1 तो इसके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल है, ठीक है? घड़ियाल को क्या बोलते हैं? वैसे मतलब डीपली देखा जाए एनवायरनमेंट के सेंस में, तो ना तो ये क्रोकोडाइल होता है, ना एलिगेटर होता है, बट क्रोकोडोलिया फैमिली का ही होता है। तो इसको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोला जाता है, और ये कैसा होता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल कहाँ पर मिलती है? हमें चंबल रिवर में मिलते हैं। इसके अलावा वैसे यमुना और गंगा में भी मिलता है घड़ियाल, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो कोई मुझे बताएगा कि इंडिया में कौन-कौन सी डॉल्फिन मिलती हैं? है ना? 3 टाइप की डॉल्फिन मिलती है इंडिया में, और कौन-कौन सी रिवर में होती है, हो सकता है तो कमेंट करके बताना जिसको याद हो। जितना याद हो उतना कमेंट करके बताना, ठीक है? अच्छा, और चंबल रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कौन कवर करता है? नेशनल चंबल सैंक्चुरी कवर करती है, जहाँ पर ऑब्वियसली ये मिलता है, घड़ियाल इसी में मिलता है। तो और ये कहाँ लोकेटेड है? ट्राई जंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है? ट्राई जंक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चंबल का भी जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने फोटो भी लगा दी ताकि आप फोटो से रिलेट कर सको। क्या है जिसको हम बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी? ये कैसे देख रहे हो, कैसे मिट्टी 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 है, और एक देखो ऐसा नहीं लग रहा कि पहाड़ पहाड़ थे, है ना? और फिर इन पे इरोजन हुआ, कौन सा कलर से, कोई वाइट कि और फिर इन पे इरोजन हुआ है। तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है? कॉन्स्टेंट वर्टिकल गली इरोजन हुआ है, ठीक है? ये इसका ज्योग्राफिकल फीचर है कि यहाँ पर क्या हुआ है? वर्टिकली गली इरोजन हुआ है, ठीक है? एलुवियल सॉइल्स के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पर जो सॉइल है वो कैसी हो चुकी है? बहुत ड्राई हो चुकी है, हेवीली ड्रेन्ड है, पानी न्यूट्रिएंट सब उसके ड्रेन हो चुके हैं, इनफर्टाइल है, तो इसलिए नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर है, ठीक है? और कुछ याद है? समथिंग लाइक दिस फेमस है, ठीक है? बस इतना ही लिख रही हूँ मैं, आगे नहीं बता रही, मतलब डिस्कस करने की बात नहीं, नॉट ज्योग्राफी, छोड़ इसको, हटा ही देते हैं, क्या करना है, ठीक है? मतलब है ऑल्दो एक हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह कह सकते हो, इट इज फेमस फॉर डाकूज एंड ऑल, बट हमें एज सच अब नीडेड नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या था? लूनी रिवर, तो हम लूनी रिवर को रिवाइज करते हैं। लूनी रिवर क्या है? हमारी लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट की, ठीक है? अब आप सोचो लार्जेस्ट में लिखा है, ओनली लार्ज में लिखा है, तो मतलब क्या है? मतलब थार डेजर्ट में जितनी भी रिवर्स है उनमें ये लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट होने के साथ साथ बात ये है कि थार डेजर्ट में जितनी भी रिवर्स है वो बहुत बच्ची बच्ची छुटकू छुटकू रिवर्स हैं। तो एक्चुअली में अगर कोई बड़ी मेजर रिवर है थार डेजर्ट में, तो वो लूनी ही है, ठीक है? इट इज द ओनली लार्ज रिवर एंड द लार्जेस्ट रिवर इन थार डेजर्ट, ठीक है? ओरिजिन कहाँ पे है इसका? नाग हिल्स में, अरावली रेंज में, ठीक है? अरावली रेंज की नाग हिल्स में, और कहाँ पर है? पुष्कर के पास है। कैसे निकलते हैं? 2 ब्रांचेस में, सरस्वती और साबरमती, और ये दोनों ब्रांचेस जाके कहाँ पे मिलती है? गोविंदगढ़ में, अगेन एनसीईआरटी पॉइंट। मैंने किसी को अगर लग रहा हो कि भाई मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो इसलिए मैं शो ऑफ के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स उठा के लाती हूँ, नहीं, एनसीईआरटी पॉइंट्स है, और एनसीईआरटी तो ज्योग्राफी के केस में तो बिल्कुल ही एसएससी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है, एज इट इज लाइन उठा उठा के दे रहा है ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, तो प्लीज फॉलो दैट, ओके? ठीक है? फिर क्या होता है? गोविंदगढ़ में ये जाके
मिलती है साबरमती और सरस्वती मिलके क्या बन गई, लूनी बन गई ना। ये सरस्वती, ये साबरमती, ये यहाँ पे मिलके क्या बन गई, लूनी मिल गई। तो अरावली रेंज से फाइनली बाहर आ जाते क्या बन के, लूनी बन के। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जोधपुर में, बाड़मेर में एंड जलोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान है मेरा। ठीक है, इधर की साइड से गुजरात है ना, तो राजस्थान के बाद कहाँ जाती है, साउथ वेस्ट जाती है, किसमें, गुजरात में। कहाँ जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट होता है क्या इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अब रुको, ओके, एंड इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, डिसअपियर को हाईलाइट कर दे क्योंकि क्वेश्चन में भी था। तो डिसअपियर हो जाते हैं किसमें, मार्शी सॉल्टी सैंडी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ जाके डिसअपियर होते हैं, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, अगेन ओनली मेजर इंडियन रिवर विच इज सेलिन। कैसी है लूनी हमारी, क्या है, सॉल्टी रिवर है। जबकि रिवर तो हम क्या सुनते हैं, सेल, लेक सॉल्टी हो सकते हैं, रिवर्स हमेशा कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। लेकिन ये क्या है, ओनली मेजर इंडियन रिवर है, ऐसी इकलौती बड़ी इंडियन रिवर है जो कि क्या है, सॉल्टी है। ठीक है, एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट एंटर ओशन और सी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो था उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी केरला और कर्नाटका के रिवर्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपने पास कौन सी रिवर है, पेरियार रिवर है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, और इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे भी है भारतपुजा या फिर पोननी रिवर, विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, और इसका ओरिजिन कहाँ होता है, अन्नामलाई हिल्स में। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताओगे कि, चलो छोड़ो बाद में पूछूंगी, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि वीडियो के, पढ़ लो बस आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपने कौन से, पंबा या फिर पंपा रिवर, विच इज अगेन इन केरला, और ये केरला की थर्ड लार्जेस्ट है। ये पॉइंट रहेगा आई गेस, ये कहाँ है, केरला की थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, किसमें, वेम्बनाड लेक को ये फीड करती है, पानी देती है। ठीक है, और इसके बैंक्स पे कौन सा टेम्पल हमारा स्थित है, लोकेटेड है, सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल कौन से भगवान का है, लॉर्ड अयप्पा का। ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, देन वे शरावती रिवर जो कि कहाँ की है, कर्नाटका की, और किसको फॉर्म करती है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, जोग फॉल्स को। अगेन इसमें भी डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है प्रीवियस क्वेश्चंस में। देन वी हैव पेन्नार डिस्ट्रिक्ट, जिसको पिनाजा भी बोल सकते हो, पिनाकिनी भी बोल सकते हो, तीनों नाम है इसके। इसका ओरिजिन कहाँ है, नंदी हिल्स में। नंदी हिल्स कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, चिकबल्लपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो मतलब पेन्नार रिवर का ओरिजिन कहाँ है, कर्नाटका में, और फिर कहाँ फ्लो करती है, ये आंध्रा में फ्लो करती है। ठीक है, क्वेश्चन में यही थी, पेन्नार रिवर ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका। ठीक है, चलो यहीं पे ऐड कर देते हैं, फ्लोज इन आंध्रा। आंध्र प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट रिवर की तरह फिर ये फ्लो करती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिवर जो आती है वो होती है कबिनी रिवर, जो कि कहाँ ओरिजिन है इसका, वायनाड केरला में। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाती है, कर्नाटका। कर्नाटका में क्या करती है, कावेरी से जाके मिल जाती है। ओके, के ये सबसे इजी रिवाज करनी, काबिनी कहाँ ओरिजिनेट होती है, केरला में, केरला से गई कर्नाटका, कर्नाटका में किसको मिल गई, कावेरी को मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। ये किसके ऊपर था, मॉनसून के ऊपर था। पिछली वीडियो में मॉनसून बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या था, द अर्लीस्ट एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इज यूजुअली ओवर केरला बाय मिड में, तो ये सेंटेंस गलत था। सेकंड, द ओरोग्राफिक अपलिफ्ट अलोंग द वेस्टर्न घाट्स कॉजेस वेरी हेवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या था, करेक्ट था। ठीक है, और पिछली बार आई थिंक उल्टा गिवन था ना, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड के बारे में उल्टी इन्फॉर्मेशन गिवन थी पिछली बार जो क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में, तो उसको जाके पूरा मॉनसून उसमें रिवाइज कर सकते हो, चेक कर। ठीक है, अब इसको इसमें क्या रिवाइज कर सकते हैं हम वो देखते हैं। देखो मॉनसून का ऑनसेट की अगर हम बात करें ना, तो ऑफिशियली अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको मिड में मिलेगा। ठीक है, 15 से 20 टाइप, या इन जनरल तो मिड में, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। लेकिन एनसीईआरटी डायरेक्टली किसको मेंशन करती है, केरला को मेंशन करती है एज फर्स्ट। अब पॉइंट अगर पेपर में पूछ ले कि ओवरऑल इंडियन टेरिटरी में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो यू कैन नेम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। लेकिन अगर लैंड मास पूछता है तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या होना चाहिए, केरला होना चाहिए। केरला में कब होता है, 1 जून को होता है। ठीक है, केरला में 1 जून को, मिड में नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब बात आती है कि एनसीईआरटी क्या कंसिडर करता है, तो एनसीईआरटी कहीं पे भी ऑनसेट में अंडमान निकोबार को मेंशन नहीं करता। एनसीईआरटी डायरेक्टली लिखता है कि ऑनसेट ऑफ मानसून कहाँ हो रहा है, केरला में हो रहा है 1 जून को। ठीक है, तो अब जैसा भी क्वेश्चन है उस हिसाब से हम डील कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब आती बात वेस्टर्न घाट्स की, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ शायद, बट थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। विंडवर्ड साइड होती है और एक होती है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड कौन सी, वेस्टर्न साइड, मतलब ये ऐसे हमारा है डेक्कन, जो हमारा साउथ का पार्ट है। लेट्स ड्रॉ इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके,
ये मेरा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ये मैंने क्या है यहाँ पर मेरे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। अब इन वेस्टर्न घाट्स को क्या करो, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये जो है ना मेरा वेस्टर्न घाट्स का, ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट है। ये वेस्टर्न पार्ट कहाँ है, अरेबियन सी की साइड फेस कर रहा है ना, ये अरेबियन सी की साइड है। ये वाला पार्ट कहाँ है, कंपैरेटिवली फार नहीं लिखते, थोड़ा मतलब वो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या है, थोड़ा लैंड की साइड ज्यादा है ना। देखो, जो यहाँ पर एरियाज होंगे, जो यहाँ पर सिटीज होंगी, वो एग्जैक्टली कोस्टल सिटीज होंगी, बिल्कुल डायरेक्टली कोस्ट लाइन पे है। यहाँ पर हमारे पास साथ में क्या आ जाते हैं, कौन कोस्ट आ जाती है ना। तो एक बात बताओ, जो ये वाला एरिया है ना इसका, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड, ठीक है। क्यों विंडवर्ड है, कहाँ से क्या विंड का रिलेशन होता है, पूरा पूरा पिछले मॉनसून के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये वाला कौन सा होता है, लीवर्ड साइड होती है, ठीक है। अब देखो, दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, अरे नहीं, इतना गंदा नहीं बनाना इंडिया, ऐसे ये मेरा वेस्टर्न घाट से, ठीक है। वैसे भी बहुत बुरी लग रही है, कहाँ से इंडियन का मैप लग रहा है यार, थोड़ा बेटर मैप बनाते हैं, फ्री हैंड से बनाते हैं बिना सोचे, ठीक है। ऐसे ही मान लो, ठीक है, मान लो इंडियन मैप है। तो ये जो मेरे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के 2 पार्ट्स हैं। जो वेस्ट वाला पार्ट है उसका, वो कहाँ है, अरेबियन सी के ज्यादा पास है, अरेबियन की साइड फेस करे, अरेबियन सी की साइड। ये कहाँ फेस करे, अरेबियन सी से दूर फेस करे, ज्यादा करके लैंड की साइड है। तो लैंड वाली साइड पे कम बारिश होती है, ठीक है। तो जो लीवर्ड साइड है, ईस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, वहां पे क्या होती है, कम बारिश होती है, उसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स पे क्या होता है, विंडवर्ड साइड बोलते हैं, कौन कोस्टल एरिया जिसका फेस अरेबियन सी के पास है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है। यहाँ पर कौन से, एम मुंबई मैंगलोर वाले, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे याद कर सकते हो, बीपीएल, ठीक है। बैंगलोर पुणे लीवर्ड साइड में आता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में इतनी सारी बारिश होने का, क्योंकि वहाँ पे जो रिलीफ है, जो माउंटेन्स है, जो हाइट है, वो क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो माउंटेन से टकरा के हमारी कौन सी बारिश होती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये इसको रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। अब आप मुझे क्या बताओगे, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल बताओ, ठीक है। रेनफॉल कौन कौन से होते हैं, उनके नेम्स लिस्ट करना। एक तो मैंने बता दिया, ऑरोग्राफिक, जो माउंटेन से टकरा के होती है। और कौन सी रेनफॉल होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। और रेन वाले क्लाउड्स कौन से होते हैं, उनका नाम भी बताना, ठीक है। मैं से आ गए मुंह में, बोलूंगी नहीं, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, ठीक है। समझ में आ गया लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड में क्या डिफरेंस है। इस फिगर को हमेशा ध्यान रख लोगे ऐसे, कि ये येलो, ये पिंक नहीं यार, दूसरा करते हैं, चलो। ये व्हाइट वाला पार्ट कौन सा है, जिसके पास बारिश कम आती है। ये पिंक वाला पार्ट कौन सा है, जो अरेबियन सी के पास है, उसके पास बारिश ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते, फॉलोइंग डिफाइंस द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जिसको नहीं भी पता था तो समझ के कर सकते थे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट तो 1000 बार न्यूज में सुना हुआ होगा, है ना। कार्बन फुटप्रिंट इज, मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रही हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ में जीरो वेस्ट पे जाती हूँ, तो भूटान जीरो कार्बन फुटप्रिंट वाली कंट्री बन चुकी है, फुटप्रिंट वाली, सॉरी, जीरो कार्बन पॉजिटिव कंट्री बन चुकी है, माय बैड। तो इस तरीके से ये सब टर्म्स आपने सुने होंगे। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन फाइनेंशियल, क्या ये पूरे ओवरऑल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात कर रहा था, नहीं। तो ये एक्चुअली में किसकी बात कर रहा था, कार्बन फुटप्रिंट की बात करता है। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर लॉस्ट एनुअली, इसमें फुटप्रिंट की बात है। फुटप्रिंट किससे रिलेट होता है, कि मतलब कुछ लोगों की वजह से जो हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी की, एक कंट्री की, एक सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ स्पीशीज लॉस्ट पर ईयर, तो एक्सटेंट कितनी हो रही है उनकी बात कर रहा है, ठीक है। मतलब एक्सटेंट, नंबर ऑफ स्पीशीज लॉस्ट ना, पूरी पूरी स्पीशीज विलुप्त हो गई, जो उनकी बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, द टोटल एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज अ पॉपुलेशन कंज्यूम्स एंड एब्सॉर्ब्स इट्स वेस्ट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स प्लस मतलब जनरल स्पोर्ट्स क्वेश्चन था। क्या था अपना क्वेश्चन, कि अवनी लेखरा जो है, उनके बारे में पूछा गया था, कि जिनको पैरालंपिक गोल्ड मेडल मिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है। अब देखो, ऐसी चीजों को क्वेश्चन से ही रिवाइज कर सकते हो। इसको स्पोर्ट्स को हटाते हैं, इसकी क्या नीड है। इस पार्ट को जरा करते हैं हाईलाइट, कलर होता है इसका, चलो ठीक है, जो भी है। ये क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल, ठीक है। यहाँ से इसको आप ध्यान रख सकते हो, ओके, ठीक है। और कौन से स्पोर्ट्स से हैं ये, शूटिंग से हैं, ठीक है। और इनके बारे में क्या याद रख सकते हो, टोक्यो 2020 में इनको एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मिला था। अब वो कौन से मेरे मीटर में लिखा मिला था, वो मैं खुद ही नहीं रिकमेंड करूंगी, याद रखना, क्योंकि ऐसी चीजें पेपर में याद आती भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इनको किसमें मिला था, पेरिस 2024 में भी एक गोल्ड मिला था, और इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इन डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से जो एज ग्रुप की बात करते हैं, इजी क्वेश्चन था, 0 to 6 सबको याद होता है। हम क्या करेंगे, हम सेक्स रेशियो इन जनरल रिवाइज करेंगे। क्या है अपने पास, सबसे पहले देखो सेक्स रेशियो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हम रिवाइज करें, ओवरऑल कितनी थी 943, 2001 में कितनी 933, यानी कि 2011 में जो है एक से क्या हुई थी, इंप्रूव हुई थी। मैक्सिमम किसकी थी, केरला की। सेकंड नंबर पे थी पुडुचेरी की। अगर हम ओवरऑल देखें और अगर हम यूटी की खाली देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाता है, पुडुचेरी आ जाता है। लोएस्ट देखे तो स्टेट वाइज देखे तो हरियाणा, ठीक है, लोएस्ट स्टेट वाइज देखें तो हरियाणा आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो दमन एंड दीव आएगा, जिसकी कितनी थी 618। आपको 618 877 एग्जैक्ट रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने नंबर इसलिए लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि अगर ओवरऑल पूरी कंट्री की स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज मिला के लोएस्ट पूछ ले तो दमन एंड दीव की हरियाणा से कम थी, ठीक है। कभी आप हरियाणा को बेकार समझ के हरियाणा के सबसे नीचे कर दो। देन बात आती है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, एज वी हैव सीन 0 to 6 years ऑफ एज की। ओवरऑल कितनी थी 919, लेकिन 2001 में कितनी थी 927 थी। तो ये एक्चुअल में क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। ये यहाँ से याद रखने का पॉइंट है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनाता है ना, पूछ लेगा कि क्या बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि भाई सेंसस 2001 के कंपैरिजन में 11 में सेक्स रेशो चाइल्ड सेक्स रेशो दोनों ही इंक्रीज हुई थी। तो आप इसको सही समझ लोगे कि हाँ यार देश तो आगे प्रोग्रेस ही करता है, तो हुई होगी। नो, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। देन सबसे बेस्ट जो मैक्सिमम थी वो किसकी थी, अरुणाचल प्रदेश की 972, लोएस्ट किसकी थी, हरियाणा की 834। एंड इन दिस केस जो है हरियाणा की यूनियन टेरिटरी से कम है, ठीक है। उस केस में हरियाणा की यूनियन टेरिटरी के केस में क्या थी, ज्यादा थी, यानी कि लोएस्ट पूरी कंट्री में पूछता डोमिनेंट हुआ था। लेकिन इस केस में पूरी कंट्री के लोएस्ट पूछेंगे तो हरियाणा ही आएगा, ठीक है। और दिल्ली की कितनी है 871। और यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम किसकी थी, अंडमान निकोबार की, लेकिन अरुणाचल से कम है। तो यानी कि अगर ओवरऑल टॉप की बात करूं, यहाँ पर ओवरऑल की बात करूं तो टॉप यहाँ पर अरुणाचल ही रह रहा है, लेकिन और बॉटम यहाँ पर हरियाणा ही रह रहा है, ठीक है। उस केस में बॉटम यहाँ पर बदल रहा था, ठीक है। समझ में आई बात। ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट तो फिर से स्टेट ही रह रही है, केरला ही, चाहे स्टेट की बात करो चाहे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करो। लेकिन जब लोएस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर सिर्फ स्टेट देखेंगे तो हरियाणा, और ओवरऑल देखेंगे तो दमन एंड दीव। चाइल्ड सेक्स रेशियो में चाहे ओवरऑल देख लो और चाहे क्या बोलते हैं सिर्फ स्टेट की देख लो, तो आंसर क्या है, टॉप अरुणाचल एंड बॉटम हरियाणा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, बस पानी पी लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, राइट। जिसको आता था, नहीं आता था, नहीं आता था। बट वो जो लोग तुक्के थोड़े लगाते हैं तो उनको लगता है कि यार बड़ी टेक्निकल बातें लिखी हुई है तो ठीक ही होगा, बट कई बार गलत भी हो चुका है। और ये 25 के प्रीमियम देख चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ भी एक्सचेंज कर सकता है वो टर्म, बट अगर आपने थोड़ा सा भी सुना हो तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन जिसने मान लो बिगिनर हो, बिल्कुल ही बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, तो उसके लिए हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट होता। तो इन माय ओपिनियन स्किप करा करो ऐसे क्वेश्चंस को, रैंडम तुक्के मत मारा करो अनलेस आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपके तुक्के वर्क करते हैं और आपकी किस्मत साथ दे रही है, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये हिंदी में क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या रिवाइज करते हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रिवाइज करते हैं। पहले तो ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं कि जो स्तूपास होते हैं वो होते क्या है, बेसिकली बरियल माउंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे को रेलिक्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। देन चैत्यास क्या होते हैं, हमारे प्रेयर हॉल्स होते हैं। विहारास हमारे क्या होते हैं, रेजिडेंशियल मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि अभी किसी तो मॉक में देखा था, पता नहीं रिसेंटली, कि चैत्यास और विहारास को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देता। चैत्यास क्या होते हैं, प्रेयर हॉल्स। विहारास क्या होते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली जो मॉन्क्स है चैत्यास में प्रे करते हैं, विहारास में जाके क्या रहते हैं, ठीक है। स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ तो हिंदी का बेसिक वर्ड है ना, मॉन्यूमेंटल पिलर्स हैं बेसिकली, जहाँ पर अशोक स्तंभ वगैरह जैसे एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवाइज कर रहे हैं वो हमें किसको रिवाइज करना है, स्तूपा को। स्तूपा के क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बना किसका होता है। जो कोर है ना स्तूपा का, जो अंदर वाला पार्ट है वो किसका होता है, अनबर्न्ड मड ब्रिक्स का बना होता है, ठीक है। आउटर पार्ट किसका बना है, बर्न्ड ब्रिक्स का बना हुआ है। और ओवरऑल जो है प्लास्टर से कवर किया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेधी और तोरण, जो इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, वो कैसे हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ओके, मेधी क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है बेस पे। अच्छा, ये देखो, ये दिख रहा है कुछ यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये क्या है, हमारा मेथी है। एक एक पढ़ते हैं और लेबल करते चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरा मेथी है। देन क्या है, मेरे पास तोरन है विच आर इलेबोरेट कार्व्ड सेरेमोनियल गेटवेज, ठीक है। इसमें दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कह सकते हो आप ये होगा, ठीक है। और बाकी फोटो में नहीं दिख रहे, तो ये कैसे होते हैं, तोरण क्या होते हैं, हमारे गेटवेज होते हैं,
और ये हमारे कैसे होते हैं, 4 डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली हर डायरेक्शन का जो अपना एक अलग मीनिंग होता है, बट उतना डीप में जो है आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने वो पार्ट नहीं लिखा, ठीक है। देन अपने पास क्या है, तोरन्स इलेबोरेट कार्व्ड सेरेमोनियल गेटवेज होते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था। इन तोरन्स में जो हमारी जातक टेल्स होते हैं, बुद्धिस्ट स्टोरीज है, सारी की सारी जो लोगों को सुनाई जाती थी, उनकी जो कार्विंग्स की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या अपने पास अंडा यानी कि हेमिस्फेरिकल डोम, ये दिख गया, ये दिखा, ये क्या है हमारे पास, अंडा हेमिस्फेरिकल डोम है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोले, देखो तोरण एक साइड में पार्ट आ गया, गेटवे आ गए, वैसे हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, स्क्वायर वेस मेधी है, मेधी के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडा लगा हुआ है, देखा, ये स्क्वायर वेस मेधी है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडा लगा हुआ है, ये देखो, ये रहा आपका, ये रहा ना तोरण, ठीक है। देन वी हैव हर्मिका, अंडा के ऊपर क्या है, हर्मिका है, विच इज स्क्वायर रेलिंग या फिर बालकनी है, ठीक है। ये है, ये रही, दिख रही है ये वाला पार्ट, ये हमारी क्या है, हर्मिका। ये रहेगा ना, हाँ मैं सोचू कुछ तो बच गया। मेधी में मैंने बताया स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, इसके आसपास क्या होते हैं, बाउंड्री वॉल होते हैं, उस बाउंड्री वॉल को क्या बोला जाता है, वेदिका बोला जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेदिका नाम भी। देन हर्मिका के ऊपर क्या लगा हुआ है, यस्ती लगी हुई है, ये दिख रहा है, ये जो पूरा पिलर है, ये क्या है हमारा, यस्ती है, यानी कि एक पिलर है जो किसके ऊपर लगा हुआ है, हर्मिका के ऊपर लगा है। ये बालकनी है, डोम के ऊपर बालकनी है, उसके ऊपर क्या है, डोम के ऊपर क्या लगा हुआ है, यस्ती लगी है, विच इज अ पिलर है, ठीक है। देन अपने पास क्या है, छत्र है, सीरीज ऑफ अम्ब्रेला एक डिस्क टाइड टू यस्ती रिप्रेजेंट 3 ज्वेल्स ऑफ, ठीक है। हमें ऐसे मतलब हम रटेंगे नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। ये यस्ती को थोड़ा सा उधर लिखती हूँ मैं, कहाँ गया वाइट, ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास हर्मिका है, ये भी हमारे पास रेलिंग होगी, ये जो इसके नीचे होगा ना, इन 3 डिस्क के नीचे यहाँ पर जो यह होगा, वो मेरा क्या होगा, यस्ती होगा, और ये जो 1 2 3 हमें डिस्क दिख रही हैं, ये हमारी क्या है, छत्र है, ठीक है। आपको पीडीएफ दोनों मिलेंगी, जो मैंने प्लेन पीडीएफ बना के लाई थी, बिना मेरे लिखे हुए भी और लिखे हुए भी, ताकि वो आराम से रिवाइज कर सको, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, छत्र हो गया। छत्र पर क्या होता है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म जो होता है हमारे बुद्ध धर्म और संघ, उनकी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक और पार्ट रह गया मेरे ख्याल से, नहीं मतलब एक चीज बताना भूल गई मैं, हाँ ये रहा ना, तोरण हो गया, अंडा हो गया, हर्मिका हो गया, वेदिका बाउंड्री वॉल भी हो गई, ये हो गई वेदिका बाउंड्री वॉल, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। देन अपने पास है प्रदक्षिणा पथ है, जो कि एक सर्कल एम्बिलिटरी, मतलब टेक्निकल टर्म है, बेसिकली सर्कुलर ही समझ लो, एक गोलाकार, मतलब सर्कल कम एम्बिलिटरी इसे लिखा है इन्होंने, क्योंकि मतलब डोम शेप है ना, क्या बोलते हैं, पूरा एक्चुअल सर्कल नहीं डोम शेप है, तो इसको इन्होंने लिखा सरकम एम्बिलिटरी पाथ है, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक तरह से परिक्रमा जैसे हम लोग करते हैं ना मंदिर के अंदर, वैसे गोल गोल घूम के अपनी रिस्पेक्ट पे करते हो आप लॉर्ड बुद्धा को, ठीक है, ये समझ लो। और ये टेक्निकल अगर दिख नहीं रहा है येलो, तो टेक्निकल अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, खुला हुआ, ठीक है। ये छत्र हो गया, ये एक्सेस पिलर हो गया, ये वेदिका होगी, हर्मिका होगी, ये तोरंस हो गए, गेट्स, ठीक है, ये वेदिका एंड ऑल दैट, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा, ये हेमिस्फेरिकल आपका अंडा डोम मिल गया, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको याद रहेगा कि मेधी और तोरण वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोर अनबर्न्ड ब्रिक्स है, आउटर पे क्या है, बर्न ब्रिक्स है, ओवरऑल प्लास्टर से कवर्ड है, ठीक है। तोरण क्या है, बेसिकली सेरेमोनियल गेटवेज है, जिन पे स्टोरीज और जातक टेल्स वगैरह की क्या की गई है, कार्विंग की गई है। देन अंडा क्या है, हेमिस्फेरिकल डोम है, सबसे इजी याद रखना है ना, ठीक है। इसमें क्या है, रेलिक्स और सिंबल्स को स्टोर किया गया है, ठीक है, जो भी बुद्धा के रेलिक्स हैं, सिंबल्स होते हैं इनके, और क्या बोलते हैं, रिलीजियस जो इनकी चीजें हुई उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। देन वी हैव हर्मिका विच इज अ स्क्वायर रेलिंग और बालकनी ऑन द टॉप ऑफ द डोम, डोम के ऊपर वाले। मेधी क्या है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, मेधी के पास जो बाउंड्री वॉल है वो वेदिका है, लेकिन अंडा के ऊपर जो रेलिंग है या बालकनी है उसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। देन उसके ऊपर एक एक्सिस पिलर है, यस्ती है, ठीक है। ये एक्सिस पिलर है ना, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर यस्ती है, और यस्ती के ऊपर ऐसे डिस्क सी लगी हुई है, छतरी सी लगी है, जिसको क्या बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। और ये 3 है, तो इसलिए 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रदक्षिणा पथ कहाँ है, जहां पर हम प्रकर्मा करते हैं। नेक्स्ट प्लान है, which 5-year plan of India explicitly aim to make the national economy self reliant and self generating। 5-year प्लान सब लोग रटते हैं, कोई गलती नहीं करता, तो इस क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का है नहीं कि मेरे बोलने से आपको इजी लगेगा, तो इसका मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 बाय मर्जिंग द थ्री अर्स्टवाइल स्कीम्स दिस। अब ना दिस क्वेश्चन इज दिखने में डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन एक बार क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के देखते हैं। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि 22-21 की बात कर रहे हो, मतलब हो सकता है ना पढ़ी हुई वाली स्कीम, बट क्या हम इसको कर सकते थे, करके देखते हैं। देखो, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ओके, मेरे को लगता है मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओह शिट, 30% बैटरी है। एक सेकंड में कितना चलेगा? कम ऑन। Okay, I think I'll pause the recording and I'll put in the charger. कभी बीच में बंद होगा तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। Give me 2 minutes, ठीक है? I hope ये पॉज होकर दोबारा शुरू हो जाए। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो चुकी है, चार्जर लग चुका है, एंड आई एम बैक। ओके, हम कहाँ थे? हम ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि भाई बिना नॉलेज के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? अच्छा, देखो किसकी बात कर रहे हो, देखो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल्ड कास्ट जगजीवन राम छत्रवास योजना, ठीक है? एक मिनट रुको यार। हमारा जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल कहता है, पेपर का क्या कहता है कि अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है? देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। अभी तो येलो दिख रहा है ना, बट हमें तो पेपर में पता नहीं। हमने कहा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है? अनुसूचित जाति हमें पता है क्या होता है, ठीक है? शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हो। देन बोलते हैं प्रधानमंत्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट योजना। फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट विकास योजना। देन बोलते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना मिशन। पहली बात तो जनजातीय का मतलब तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, तो डी ऑप्शन तो यहाँ से क्या। अब बताओ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट योजना, ये बहुत वाइड टर्म नहीं है, हमें तो पता ही नहीं किसकी बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो अपने आप में हमारी पूरी पूरी मिनिस्ट्री का नाम है। तो क्या ये एक स्कीम का नाम रखेंगे? नहीं रखेंगे, राइट? कभी देखा स्कीम का नाम हो हाउसिंग स्कीम, ऐसे होता है नहीं ना, थोड़ा तो कुछ एक नाम में डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ मतलब रिफ्लेक्ट करता है नाम किसी चीज को, ठीक है? तो हमें क्या बचा? अब ए और सी, प्रधानमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट विकास योजना, बहुत नॉट क्रिएटिव है। एंड अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया, अगर रिसेंट टाइम में सारी की सारी स्कीम्स का नाम क्या है, हिंदी में आ रहा है, ठीक है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं होता, जनजातीय विकास मिशन है स्कीम का नाम। तो उससे आप गेस कर सकते थे कि आपका आंसर क्या होता, ए होता, ठीक है? बी और सी तो पक्का एलिमिनेट हो रहे थे, ए और सी में चूज करना होता तो आप ए को प्रेफर करते, क्योंकि इन रिसेंट टाइम सारे के सारे नेम्स जो है हिंदी नेम्स आ रहे हैं हमारे स्कीम्स के। ओके, एक बार कुछ गड़बड़ हो जाए तो डर लगता है कि हो रहा है रिकॉर्ड या नहीं हो रहा, ठीक है? आगे समझ यार, मतलब 45 मिनट की वीडियो होगी, अभी 14 क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तो आगे क्वेश्चन में तो और भी इतना कुछ है रिवाइज करने को। तो देख लो मेरी बोलने में भी हर चीज में कितनी मेहनत लग रही है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तुमको बेरली 1 मिनट लगता है कमेंट करने में, डन या यस हमें समझ में आया, बहुत अच्छी वीडियो थी। सोचो अगर आप ये कमेंट कर दो कि यस बहुत अच्छी वीडियो थी, हमने बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज किए, फिर कोई न्यू पर्सन ने वीडियो खोली, उसको वो दिखा, तो एक्चुअल वीडियो देखेगा ना, तो मेरी मेहनत भी सफल होगी, मैक्सिमम लोग देख पाएंगे, तो ठीक है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन था, मेरे को तो देखो ऑब्वियस बात है बिल्कुल रिसेंट है, मतलब, और वो भी 94 95 मेरे को तो पर्सनली याद रह जाते हैं, हाँ ये ग्रैंड मास्टर है, नंबर तो याद रहते नहीं, ठीक है? बट क्वेश्चन आया था पेपर में तो मैंने गूगल करके इसका आंसर मार्क कर दिया। अब याद रख लो कि हाँ मयंक चक्रवर्ती नाम का ग्रैंड मास्टर है। अगर 94 है, 96 से 92 है, वो अगर आपको याद रखा जाता तो रखो। मैं पर्सनली ऐसे रखती नहीं थी, मैं तो साफ बता रही हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैं हमेशा मान के चलती थी एज अ बफर, ये चीजें मेरी कैंसिलेशन में आएंगी कि ये तो मेरे को -4 करवाएंगी या 0 करवाएंगी, मैं इनको अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी। जैसे काउंटिंग फिगर्स है, वो मुझे छोड़ी नहीं जाएगी पेपर के अंदर। इस बार जो मेंस में आई थी वो ठीक आई थी बिल्कुल, मतलब वो वाली थी, स्क्वायर वाली थी, और स्क्वायर वाली ऐसे विंडो शेप बन जाती है, ट्रायंगल नहीं, सॉरी, ऐसे विंडो शेप बन जाती है, तो इसको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ स्क्वायर्स मच इजियर होता है रादर देन जो ये ऑल ओवर के मॉक्स में जैसे आपने देखा होगा। इस बार वाले मॉक में भी था काउंटिंग फिगर्स, मैंने तो 24 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रीजनिंग के अंदर, अटेम्प्ट ही नहीं किया वो क्वेश्चन, जबकि मेरे पास 3 मिनट बचे होते। तो ऐसे ऐसे फिगर वाले ट्रायंगल थे, मुझे पता है भाई, और स्पेशली जब ऑप्शन ऐसे होते हैं 18 19 20 21, अगर ऑप्शन जैसे ना 11 17, तो इंसान रिस्क भी ले, तो मैं वो हमेशा बफर मान के चलती। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये 94 ग्रैंड मास्टर, अगर ये क्वेश्चन रियल एग्जाम में आया तो मैं पर्सनली इसको अपने 0 मार्क्स का बफर मान के चलूंगी। तो इसीलिए मैं हर बार चला चला के बात बोलती रहती हूँ कि अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि पेपर में ये करंट अफेयर्स अच्छे वाला भी नहीं, मैं इन माई ओपिनियन दिस इज रैंडम करंट अफेयर, बिकॉज वट इफ ऑप्शन के अंदर 95th 94 93rd सारे ग्रैंड मास्टर दे दिए यार, कितना डिफिकल्ट होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना।
तो इसलिए डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है वो ईज़ी करंट अफेयर था, वो पढ़ के भी आएँगे लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़ीरो मानो और इनको जो है मेन फोकस किया करो, ठीक है? बट मैंने आंसर लिख दिया क्योंकि फिर कोई कहता कि लिखा नहीं, तो मैंने लिख दिया, ठीक है? अच्छा, यार पता है एक बार एक और बात बताऊँ, किसी ने एक वीडियो में पिछली बार जीएस की वीडियो कमेंट कर दिया था, तो और मैंने नहीं रिमूव किया था, ही और शी ही था शायद, डिलीट कि तुमने कॉपी करके कंटेंट दिखाया। आई वाज़ लाइक व्हाट? आई वाज़ जेन्युइनली लाइक सरप्राइज्ड, हाउ कैन यू इवन कमेंट समथिंग लाइक दैट? मतलब हाँ, मतलब मैथ्स के अंदर कोई बात लिखे ना कॉपी, तो मैं आर्ग्यू भी करूँ कि नहीं मैंने कॉपी नहीं किया है, तो मेरे ही दिमाग की मेथड्स, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स जो मेरे दिमाग में खुद से आते हैं, एंड मेरे नहीं आते, हज़ारों लोग के आते हैं। आई एम नो स्पेशल, ओके? आई थिंक आई हैव बेटर टीचिंग स्किल्स देन मोस्ट पीपल, बट लॉट ऑफ पीपल हैव गुड मैथ्स, राइट? बहुत सारे लोगों का मैथ्स अच्छा होता है। और मेथड्स डिस्कवर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप 4 बार शीटें लगा के देखो, 5वीं बार आप शीट लगा रहे हो ना, अपने आप आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा फास्ट बनेंगे और आधी चीज़ें आप भी माइंड में कर रहे होगे, ठीक है? ये कोई इसमें रिवॉल्यूशनरी चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बात है, जीके में आप कैसे कह सकते हो चीटिंग की है या कॉपी किया है? मतलब एक बात बताओ, जीके तो फैक्चुअल है ना, तो मैं जो भी चीज़ लिखूँगी वो कहीं न कहीं से तो आई है। चाहे वो मैंने अपने नोट्स, चाहे वो अब मैं बोल रही हूँ मैंने अपने नोट्स से लिखी है, तो मैंने अपने नोट्स को तो किसी किताब से, एनसीईआरटी से बनाए थे ना, तो ये बोलोगे नोट्स कॉपी करके बनाए हैं। भाई ये तो कोई बातों की रेलेवेंस ही नहीं होती। मतलब ये अब आप ये बोलोगे कि मैंने कहीं से कॉपी किया है, इसका आंसर पोंगल है। अरे भाई जब आंसर पोंगल है तो है, फैक्ट तो पोंगल ही रहेगा ना। केरला में मिड में नहीं आता, मई में, जून में आता है मॉनसून, तो हाउ कैन आई चेंज दैट फैक्ट? हाउ कैन यू कॉल फैक्ट्स एज़ कॉपीड कंटेंट? इट इज़ आउट देयर फॉर एवरीबॉडी ऑन द इंटरनेट। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू बाय कंपाइलिंग इट, क्योंकि ऑल ओवर के मार्क्स इज़िली मिलते नहीं हैंगे सॉल्यूशंस जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। दूसरी बात, मेरे को पता है कि मेरे पास पढ़ाने की टेक्निक है, एज़ एन एस्पिरेंट मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे पास कंटेंट भी है। बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट भी नहीं होगा। एक जगह से पढ़ लेते हो, वहाँ पे लिमिटेड कंटेंट होता है। मैंने 6 साल इतना स्ट्रगल किया है, मेरे पास मतलब कोई मुझसे पूछे ना, इकोनॉमी की 4 किताबें मेरे पास अभी भी पढ़ी हुई हैं। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, जीसी लियोंग सब पढ़ी हुई है मैंने। परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज़ की हुई है, तो मेरे पास कंटेंट भरपूर है। तो आई एम गिविंग यू दैट कंटेंट एंड आई एम टीचिंग यू, ताकि मैं आपको याद रखने की चीज़ें बता सकूँ। जीएस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सुन के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है? एनी हाउ मुझे बात करनी नहीं थी, बट अब हो गई, मेरे को याद आ गई सडनली, ठीक है? तो हम वापस पढ़ाई करते हैं, एंड ठीक है, मतलब मैं नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती हूँ। नॉट दैट बहुत सारे आते हैं, बट व्हाटएवर। एनीहाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। बहुत लंबा हो चुका है सब कुछ वैसे, ठीक है? क्या है क्वेश्चन की तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। अब ऐसे लगे यार बहुत भाई क्या ही क्वेश्चन करते हैं, श्रीलंका की बात कर दी, हिस्ट्री, यू नो जिसको डर फैलाना होगा। तुम्हें पता है पेपर मॉक के अंदर श्रीलंका का फेस्टिवल पूछ रहा था। अबे भाई ध्यान से देखो किसके क्वेश्चन पूछ रहा है, तमिल कम्युनिटी। अब अगर यहाँ पे लिख देता द तमिल डायस्पोरा इन यूएस सेलिब्रेट्स अ मल्टी डे हार्वेस्ट फेस्टिवल। अबे भाई फेस्टिवल तो तमिल कम्युनिटी का है ना, क्या फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सन गॉड? मल्टी डे कौन सा होता है? पोंगल होता है, ठीक है? यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि उगाड़ी अलग है, विशु अलग है, नवरोज अलग है। ऐसा भी नहीं किया उसने कि तमिलनाडु के 4 फेस्टिवल दी थी, ठीक है? तो इसका आंसर क्या था? पोंगल। अच्छा, एक और बात, किसी ने और कमेंट्स में पूछा था कि भाई फेस्टिवल्स में कितना पता होना चाहिए, तो मैंने उनको भी ये जवाब दिया था कि जो फेस्टिवल पीवाईक्यू में सिर्फ फेस्टिवल और स्टेट से 4 बातें आगे पूछ चुका ऑलरेडी, तो वो बातें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन बाकी फेस्टिवल्स जो कम इम्पोर्टेंट है, जो कम बार पीवाईक्यू में पूछे गए, उनके लिए स्टेट याद रख लो। और मैक्स टू मैक्स क्यों मनाए जाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्या है उतना, कि न्यू ईयर है, हार्वेस्ट है, या किसी और रीजन से, वो सब याद रख लो, उतना बहुत है। बट पीवाईक्यू वाले फेस्टिवल्स, पीवाईक्यू वाले डांसेस, फोक डांसेस जैसे तेरह ताली हो गया, कलबेलिया डांस हो गया, तो ये सब चीजों की 4-4 5-5 जो डिटेल्स हैं जो पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नाउ लेट्स रिवाइज पोंगल। पोंगल का सबसे पहले तो देखो, पोंगल का मीनिंग क्या होता है? टू बॉयल, ठीक है? ये भी शायद पेपर में आ चुका है, पीवाईक्यू ही है कि पोंगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? बॉयल करना, ठीक है? यहाँ पर क्या बनता है बेसिकली, राइस की कोई एक डिश है, उसको बॉयल करने की बात करते हैं। और ये डिश कैसी होती है? सेवरी भी होती है और स्वीट भी होती है। दो अलग अलग डिशेस की बात करें बेसिकली, मैंने लिखा भी यहाँ वेन पोंगल इनकी एक स्वीट डिश होती है, और सकाराई पोंगल इनकी क्या होती है? सेवरी डिश होती है, खिचड़ी टाइप लगा लो, ठीक है? ओके, फाइन, ठीक है। कितने दिन का होता है? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है? पोंगल क्या है? 4 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। फिर कोई कहेगा आपके पास कंटेंट तो आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो। नहीं भाई, ये एग्जैक्ट एसएससी पीवाईक्यू है कि कौन सी क्रॉप्स के लिए पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। राइस और शुगर केन को हार्वेस्ट करने के लिए पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? 4 दिन है। फर्स्ट डे पे क्या होता है? भोगी पोंगल, जिसपे हम क्या करते हैं? अपने घर क्लीन करते हैं, बोन फायर लिट करते हैं, ठीक है? और किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड इंद्र को। सेकेंड डे क्या होता है? थाई पोंगल या फिर सूर्य पोंगल, ठीक है? किसको वर्शिप करते हैं? सन गॉड को। अच्छा, थाई पोंगल से आगे मैंने लिखा ये रहा कि ओके, पहले बताना चाहिए था कि पोंगल जो है कब सेलिब्रेट किया था? मिड ऑफ जनवरी में,
ठीक है। और स्टार्ट क्या है, तमिल मंथ थाई मंथ जो है उसकी स्टार्टिंग का मार्क करता है, ठीक है, मतलब उसकी स्टार्टिंग होती है बेसिकली इस दिन से। थर्ड डे हमारा कौन सा होता है, मट्टू पोंगल, जिसमें कैटल का, क्योंकि ये क्रॉप्स के रिलेटेड है ना कि भाई हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो जो हमारी कैटल है, काव होती है, उनकी भी क्या करते हैं, पूजा की जाती है, उनको भी वर्शिप किया जाता है। फोर्थ डे कौन सा होता है, कानून पोंगल, जिसपे सारे परिवार के लोग मिलते हैं, फोक डांस करते हैं। कौन सा फोक डांस करते हैं, कुम्मी फोक डांस करते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी एक खास बात ये है कि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, कोई म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ वो अपना गाते हैं, ठीक है, और इसमें मोस्टली वुमेन ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कौन सा फेस्टिवल है, उगादी या युगादी जिसको आप बोल सकते हो। ये क्या है, न्यू ईयर फेस्टिवल है, किसका, आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र का है तो तेलंगाना का भी हो जाएगा, है ना, और किसका है, कर्नाटका का है, ठीक है। कब मनाया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ, जो कि हमारे हिंदू मंथ्स जो होते हैं, चैत्र आषाढ़ इस सेंस में, उनमें से जो हमारा चैत्र का महीना होता है उसके फर्स्ट डे पे मनाया जाता है, विच इज हिंदू न्यू ईयर। और ये कब फॉल करता है, हमारा मार्च अप्रैल में, ठीक है। इसको, इस वर्ड का जो युगादि का मीनिंग है, इसको युगादि की सेंस में भी पढ़ सकते हो, और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है, स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर और एरा, ठीक है। अच्छा, ऑड न्यू ईयर फेस्टिवल जिसके कोइंसाइड जो कर जाते हैं वो कौन से, गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र में और गोवा में, ठीक है, गोवा में जो कोंकण कम्युनिटी है हमारी, ठीक है। देन चेती चांद कौन सा है, हमारा सिंधी कम्युनिटी का। देन नवरे इन कश्मीर न्यू ईयर, एंड चैत्र नवरात्रि का जो फर्स्ट होता है वो भी हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए हिंदू न्यू ईयर का काम करता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अगेन प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, मुझे तो नहीं लगता बहुत लोग को आता होगा ये, जिसने अनलेस बहुत सारे करंट अफेयर्स रख लिए, ठीक है। बट सीए है, यहाँ से पढ़ लो, याद रह जाएगा एक बार, मतलब बस पढ़ लेना, स्ट्रेस लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। जो स्ट्रेस लेने क्वेश्चन को समझाई हुई, ये भी मतलब मैंने भी लिटरली गूगल करके पढ़े, मेरे को तो कबड्डी का याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो जब पेपर दिया था उस एरा में कबड्डी, जूडो, खो खो ये सब इतने नहीं आते थे, 2025 के प्री में आए थे, बट मतलब एक्सपेक्टेशन यही थी कि मेंस में स्पोर्ट्स इतने नहीं आते, तो आई नेवर स्टडीड दीज, ठीक है। एंड इन माय ओपिनियन इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑल्दो मतलब ठीक है, जैसे कबड्डी पता होना चाहिए, मतलब तो इतनी लीग भी आती है इंडिया में, तो जिसको पता है वेल एंड गुड, आज इतना पार्ट याद रख लो अभी के लिए। मतलब मैं ये बोलूंगी कि जब मॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को डिटेल में उनको रिवाइज करो जो कोर है, बट ऐसे बेसिक प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन को जितना वहां दिख रहा है उतना रिवाइज करके आगे बढ़ो। मतलब अब यहाँ से इतना रिवाइज कर लो कि हाँ ठीक है, जो स्टैंडर्ड कबड्डी के इंटरनेशनल रेगुलेशंस है उनमें रेड कितने के होते हैं, 30 सेकंड के होते हैं, और एक टाइम पे कोर्ट में 7 प्लेयर्स होते हैं टीम के, बस इतना याद रखें, ठीक है। इसका डी ऑप्शन लिखा ही नहीं मैंने, कोई नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था कि विच लॉ रिलेट्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इनटू मीडिया। इसका आंसर था स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से मैंने इसका आगे लगाया हुआ है, ठीक है। ये मेरा तरीका याद रखने का, आरडीटी जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैंने ऐसे याद किया था, इसको मुझे आज तक ऐसे ही याद है, ठीक है। क्या, कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, कौन भला, हमारी इंसिडेंट रे जो होती है, ठीक है। क्या होता है स्नेल्स लॉ, हमारे सॉरी स्नेल्स लॉ, जो हमारे पास बेसिकली दो लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, और इन्हीं को स्नेल्स लॉ बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही दिए थे, ठीक है। क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑफ इंटरफेस जो होती है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। मतलब जो 3D प्लेन की सेंस में देखोगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, वो तीनों क्या है, सेम प्लेन में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारे पास होता है वो एक हमें क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, जो कि क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होता है, n/1 होता है, ठीक है। ये मैंने क्या लगा दिया, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। एक और मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया, तो उस मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए, ठीक है। एयर इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। क्या एयर इंपॉर्टेंट है, आइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डायमंड आई थिंक इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है इन, बेंजीन कर लो, हाँ बेंजीन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेंजीन, एयर, आइस एंड डायमंड, इनको याद रख सकते हो आप से, ठीक है, एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत किसको इसमें, इसको पुट करते हैं ट्रिपल पिंक स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पढ़ के जाओगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हमेशा के लिए, ठीक है, मस्त रिवाइज रहेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, हम तो इवेंचुअली पूरा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके, हम किसको पढ़ रहे हैं, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, मेजरली जो पता चलता है वो पता चलता है हमें दामोदरपुर कॉपर प्लेट्स ऑफ कोटी वर्ष डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगेन आई विल कीप टेलिंग यू क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि दामोदर कॉपर प्लेट से मिलता है, कोटिवर्ष डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसका पुनर्वर्धन भुक्ति जो है, भुक्ति यानी प्रोविंस है, हम नीचे पढ़ेंगे, नॉर्थ बंगाल की, ये नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ नॉट सो
इंपॉर्टेंट, बट कोटि वर्ष आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने स्टार कर दिया, इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको कोटि वर्ष पता होना चाहिए, ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि है तो बंगाल की, ठीक है। बंगाल की एक, बंगाल प्रोविंस की एक कोटि वर्ष डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास दामोदरपुर कॉपर प्लेट है, जहां से हमें मेनली गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्या है सबसे पहले अपने पास कि देखो सबसे बड़ा एम्पायर है, एम्पायर को किसमें बांटा है, प्रोविंस में, प्रोविंस को बांटा है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट को विलेज में, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा कि आप एक बार इंग्लिश में रिवाइज कर लो, फिर आप इंग्लिश में लेके हिंदी ट्रांसलेट करके रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि जो प्रोविंस है सबसे पहले वो क्या है हमारी भुक्ति, भुक्ति को किसमें बांटा है, विशाज में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, फिर वो किसमें बढ़ते हैं, विठीज यानी सब डिस्ट्रिक्ट में, फिर वो किसमें बढ़ते हैं, ग्राम यानी विलेज में। सबसे इजी होता है ना याद रखना, विलेज को तो हर जगह ग्राम में मिलता है, ठीक है। अब भुक्ति को कौन मैनेज करते हैं, उपारिका, ठीक है। कौन मैनेज करते हैं, उपारिका, जिनको क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नर्स। भुक्ति का मतलब प्रोविंस है ना, तो उपारिका क्या हुए, प्रोविंस के गवर्नर हुए, ठीक है। विषय को कौन मैनेज करते हैं, विषयापति, ठीक है। विषयास डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को कौन मैनेज करे, विषयापति, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं अधिष्ठान या फिर अधिकरण, ठीक है। क्या एक जुडिशियल डिवीजन होता है डिस्ट्रिक्ट का, इसको डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बोल लो, या फिर ये बोलो कि एक लोकल कोर्ट की तरह एक्ट करता है, रेवेन्यू ऑफिस की तरह एक्ट करता है, सुपरवाइजरी बॉडी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये हो गए मेन हमारे पास कि डिविजन्स क्या है हमारे ज्योग्राफी के, एक एरिया के क्या क्या डिविजन है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बातें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये कि विलेज डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करते थे, बड़े लोग जो थे एज में, या फिर जो विलेज के हेडमैन होते थे, ठीक है। अच्छा, फाहीन जो ट्रैवलर था उसने बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अलावा उसी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का गुप्ता एरा था, उनके पास एक अच्छा खासा अपना ऑपरेशनल इंटेलिजेंस स्पाई नेटवर्क था, ठीक है। कि मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये स्पाई है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए, ये सब चीजें अच्छी खासा उनका नेटवर्क चलता था, ठीक है। अब आते हैं हमारे टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टर्म्स से क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। सबसे पहले क्या है हमारे पास, महादंड नायक, ये सबसे इजी होता है याद रखना। दंड हमें पता है जो पनिशमेंट्स देता है, महा मतलब बड़ा, ठीक है, नायक मतलब देने वाला पर्सन, तो सबसे बड़ा इंसान जो पनिशमेंट्स देता है वो क्या होता है, जजमेंट करने वाला चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। देन वी हैव दूतक या फिर दूत, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि दूत हम सोचते हैं एक मैसेज लेके आने वाला पर्सन है ना, लेकिन ये क्या है, लैंड ग्रांट्स या गिफ्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। देन महाप्रतिहार क्या होता है, चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स है। देन कुमार अमात्य प्रोमिनेंट मिनिस्टर, ये तो ये भी इजी है सबसे ज्यादा याद रखना, और सबसे ज्यादा पूछा गया भी, मतलब कुमार अमात्य, महादंड नायक, महाबल बल बल अधिकृता, सन्निधारता, ये सब, संधि विग्रहिका, ये सारे कॉमनली पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने पास, कुमार अमात्य क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर होता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं कुमार अमात्य, ठीक है। अच्छा, वहां पर किंग क्या टाइटल ले लेता था, परम भट्टारका या फिर परमेश्वर, परमेश्वर मतलब भगवान है ना। आपने देखा होगा ना पूरे दुनिया पे विजय पाली, भगवान बन गए, ऐसी सारे टाइटल्स होते थे पुराने जमाने में, ठीक है। तो ये क्या टाइटल लेते थे, परम भट्टार का या फिर परमेश्वर, ठीक है। फिर महासंधि विग्रह का क्या है, अफेयर्स ऑफ वॉर एंड पीस। फिर महाबल अधिकृता, बल अधिकृता मतलब जो बल वाले काम सारे संभाल रहे हैं, यानी कि मिनिस्ट्री वाले, लड़ाई वाले काम जो संभाल रहे हैं, तो मिनिस्ट्री मिलिट्री ऑफिशियल होता था, यानी कि कमांडर इन चीफ होता था, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास क्या क्या होता था, पिलुपति होते हैं, जो एलिफेंट्स की जो आर्मी थी उनका हेड था पिलुपति। देन हॉर्सेस की आर्मी का हेड कौन था, अश्वपति, तो इसमें एस लिखा है, इसको एच भी करते थे, अश्वपति, अश्वपति है ना हिंदी में हॉर्सेस को बोलते हैं। देन नरपति, यानी जो मेन वाली, जो मेल्स यानी ह्यूमन बींग्स वाली आर्मी थी, उसके हेड को क्या बोलते थे, नरपति, ठीक है। देन यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, नगर श्रेष्ठी इंपॉर्टेंट है, चीफ बैंकर बोलते थे, या फिर मर्चेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। यही शायद क्वेश्चन में भी है ना, चीफ मर्चेंट ही था, नगर श्रेष्ठी चीफ मर्चेंट था, ठीक है। ये इन्होंने एस लगा दिया, थोड़ा सा ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो ये क्या है, विश्वास, ठीक है। देन ये रहा, ठीक है। देन संधि विग्रही का हमारे पास है मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, फॉरेन रिलेशंस का मिनिस्टर, ठीक है। देन वी हैव पुस्तपाल, विच वाज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉर्ड कीपर, यानी जो किताबों का पुस्त से पुस्तक रिलेट कर सकते हो, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। ट्रिक है कि पुस्तक से आप पुस्तकालय होता है ना हमारा, जो लाइब्रेरी पुस्तक होती है हिंदी में, उससे रिलेट कर सकते हो। क्या है, रिकॉर्ड कीपर है, जो आर्काइव रखते थे, रिकॉर्ड्स की, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हो, नोटरी बोल सकते हो आप इसको हमारे जनरल मॉडर्न टर्म्स में बोले तो, ठीक है। हो गए बहुत सारे वाइज। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन बहुत लंबी इसकी भी रिविजन हो जाएगी, ए बी सी डी चारों में जो जो हमारी अमेंडमेंट्स है सबको हम रिवाइज करेंगे डिटेल में, ठीक है।
सबसे पहले तो क्वेश्चन था क्या, आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हम किससे स्टार्ट करेंगे, 42nd से स्टार्ट करेंगे, विच वाज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसने क्या किया था, प्रियम्बल में SSI ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, 3 वर्ड्स ऐड किए थे, ठीक है। देन इसने क्या ऐड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, आर्टिकल नंबर 51A एंड पार्ट नंबर 4A में, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज याद की थी, ऐड की थी, ठीक है। देन DPSP में क्या किए थे इसने, 4 अमेंडमेंट्स किए थे। कितने किए थे, 4 अमेंडमेंट्स किए थे। नंबर 1 आर्टिकल नंबर 39A ऐड किया था, फ्री लीगल एड वाला। आर्टिकल 43A ऐड किया था, वर्कर्स पार्टिसिपेशन वाला। 48A ऐड किया था जिसमें कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हुई थी, और 39F ऐड किया था जिसमें हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात की थी, ठीक है। अच्छा, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स को जो है ट्रांसफर किया हुआ था। कितने को, 5 सब्जेक्ट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने DPSP कितने किए थे, 5 किए थे। ये पांचों नाम इंपॉर्टेंट, नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 फॉरेस्ट, नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, नंबर 4 वेट्स एंड मेजर्स, एंड नंबर 5 वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन कौन सा जस्टिस की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सब कुछ, उसके अलावा बाकी की जो कोर्ट्स होती हैं उनको कैसे बनाना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन करनी है, ये चीज को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। गॉट इट। नेक्स्ट क्या किया था इसने, लोकसभा के टर्म को क्या किया था, 5 से 6 साल कर दिया था। ट्रिब्यूनल्स वाला आर्टिकल ऐड किया था 14A, ठीक है। 323A की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 323(2) में हमारे पास क्या होते हैं, अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया था, ठीक है, यानी कि जो DPSP लगाने वाले लॉज थे उनको क्या किया था, ज्यादा प्रोटेक्शन दे दी थी, क्योंकि वो लॉज क्या करे, जो हमारा मॉरल, हमारा DPSP जो गाइडेंस है गवर्नेंस की, उसको क्या कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा क्या था, अरे ये लाइन हटानी थी बाद में, चलो ठीक है। ये एनालिटिकल लाइन लिख दी कि जो पार्लियामेंट है उसने अटेम्प्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू करते, वो तो इसी पार्ट से कवर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो सार था वो था कि इतने सारे चेंजेस कर दिए थे उठा के, जिसमें कुछ तो वैलिड थे नो डाउट, कि सारे DPSP वाले, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले, बट साथ ही में कुछ चीजें जो बेसिकली की गई थी वो ये की गई थी कि जो पार्लियामेंट जो काम कर रहा है, मतलब पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर आ जाए, कोर्ट के पास कम आए, और जुडिशियल रिव्यू ना हो पार्लियामेंट की हरकत होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, काफी सारी चीजें क्या हुई थी, 42nd वाली को रिवर्स कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर्स मिल गई थी, उनको क्या कर दिया था, कम कर दिया गया था। वन ऑफ देम, और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो और चेंजेस थे उसमें क्या था कि जो लोकसभा स्टेट असेंबलीज का जो टाइम था, टर्म था, वो वापस से 6 से 5 साल कर दिया था। और क्या होता है इंपॉर्टेंट, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। अब मैं एक मिनट पानी पीऊंगी, रुको। नेक्स्ट अप वी हैव, इसके अंदर क्या क्या था कि इमरजेंसी वाली जो हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है आर्म्ड रिबेलियन से जो है रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। और क्या होता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर यूनियन कैबिनेट की जो रिटर्न एडवाइस है वो कंपल्सरी थी, ठीक है। ये पता ही है, जो सारा कांड हुआ था इमरजेंसी का, उसके बाद का ये सब आफ्टर इफेक्ट्स थे, ठीक है। और क्या बताया गया था कि जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है उनको सस्पेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी के दौरान भी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको कर देते हैं हाईलाइट, कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और इसमें कौन सा, चलो इसी को रखते हैं, अभी तो हाईलाइट के वर्दी यही था, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को एक बार, ये जो इमरजेंसी वाली एडवाइस होती है उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट कौन सा अपने पास, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क भी आप कह सकते हो, कंसिडर किया जाता है। क्या था इसने, क्या ऐड किया था, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस थे। डिफेक्शन के क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के हमारे रूल्स थे कि एक तो पार्टी बदल ली, ठीक है, वॉलंटरली पार्टी बदल ली, या फिर पार्टी के स्पेसिफिकली कहने पे बिना परमिशन लिए जो है या तो वोट मतलब छोड़ दिया, एब्सटेन कर दिया, परमिशन नहीं ली, मतलब पार्टी ने बोला वोट करो, तुम बिना परमिशन लिए वोट करने आए नहीं, या वोट करने से मना कर दिया, या फिर जो है पार्टी की ने जो बोला था कि इस XYZ को वोट करो, तुमने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर कब डिस्क्वालीफाई होता है, कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद ज्वाइन कर ले। और नॉमिनेटेड मेंबर कब डिस्क्वालीफाई होता है, अगर वो 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, मतलब उसको करनी है तो 6 महीने के अंदर अंदर कर लो, वरना नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, जो डिस्क्वालिफिकेशन और डिसीजन होता है वो किसके पास होता है, स्पीकर के पास, या फिर चेयरमैन के पास, या फिर डायरेक्ट, याद रखा करो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो स्पीकर चेयरमैन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या हुआ था बेसिकली, इसके अंदर एक प्रोविजन था कि अगर 1/3 लोग है ना, मतलब एक पार्टी के 1/3 लोग जो है, 1/3 फैक्शन अगर बाहर निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन लोगों ने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, ठीक है। और ये अलाउड था कि 1/3 लोग निकलते तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, 2/3 निकलते हैं तो मर्जर हो जाता है। लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या किया, जो स्प्लिट वाला प्रोविजन था उसको हटा दिया, कि मतलब 1/3 लोग तो बहुत कम होते हैं ना, सोचो 1/3 लोग निकले और वो अलग हो गए, स्प्लिट हो गए, उनको कोई डिफेक्शन रूल नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन रूल नहीं लगेगा, तो गलत बात थी ना। तो इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा प्रोविजन था कि अगर 2/3 लोग निकलते हैं तो वो मर्जर कहलाता है, तो वो क्या किया था, रिटेन किया गया। तो ये तो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा भी है शिवसेना के साथ, ठीक है। हमने शिवसेना का देखा था ना, 2 दल हो गए थे, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट जो केस, इससे रिलेटेड केस हमारे पास होता है जजमेंट, वो है क्योटो होलोवन केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो कोर्ट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10th शेड्यूल को अपहेल्ड किया था कि हाँ, इसमें जो सब चीजें वो ठीक है, ठीक है। यानी कि जो स्पीकर और चेयरमैन है वो ही एक्ट करता है, उसी का ही डिसीजन फाइनल होता है, क्योंकि वो क्वासी जुडिशियल पावर्स के अंडर एक्ट कर रहा होता है। लेकिन बट साथ में कोर्ट ने बोला कि डिसीजन जो है ना उसका वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, लेकिन कोर्ट ने साथ में ये बोला कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, मतलब उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, डिस्क्वालिफिकेशन चल रही है, पूरी पूरा काम चल रहा है, जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूल्स है ना। बताना मुझे कौन सा आर्टिकल नंबर होता है कि जिसके अंडर ये कहा जाता है कि कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को इंटरफेयर नहीं कर सकती, राइट। तो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो वो यही बोल रही है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक काम नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अगर आउट ऑफ स्पाइट या बिना किसी रीजन के, बिना किसी ग्राउंड्स के अगर डिसीजन ले लिया, तो वो जुडिशियल रिव्यू के ओपन है, यानी कोर्ट उनको रिव्यू कर सकती है, ठीक है। देन वी हैव 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम क्या बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आर्टिकल नंबर 21 ए ऐड किया उसने, विच वाज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, और ये क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। अच्छा, आर्टिकल 45 ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है। वो क्या बोलता है, 6 to 14 वालों को एजुकेशन दो, डीपीएसपी था। लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा, डीपीएसपी के अंदर किसकी बात कर दी, बिलो 6 ईयर्स वालों की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर दी, और जो 6 से 14 वालों की थी उसको क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। और क्या ऐड कर दिया, एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी, किसके लिए, पेरेंट्स या गार्जियंस के लिए, कि आपको जो है अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ फटाफट कमेंट करके कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन कौन से जो है एनफोर्सिएबल इन कोर्ट है या फिर जस्टिसेबल है, इनमें से कौन सा जस्टिसेबल है, पहले ये कमेंट करके बताओ। और क्या बताओ मैम, यही बताओ, चलो जस्टिसेबल ही बताओ, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम लोग, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो 6 से 14 साल वाली एजुकेशन है वो डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट बन गई, और बिलो 6 इयर्स वाली क्या बन गई, डीपीएसपी बन गई, ठीक है। क्लियर है, छोटा सा था ये, राइट टू एजुकेशन के नाम से इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक अमंग मेजर स्टेट्स इन सेकंड एडिशन ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन मार्च 2026? इसका आंसर था ओडिशा, ठीक है। अब एक बात बताती हूँ, उससे पहले देख लो कि ये उड़ीसा आंसर था अदर स्टेट्स में या जनरल में लिखते हैं, चलो अदर की जगह। और ये जो रिलीज करता है जो नीति आयोग इंडेक्स, इसमें दो तरह से रैंकिंग रिलीज करते हैं, एक तो जनरल स्टेट्स की और दूसरी हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अलग से रिलीज करते हैं। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली है 2026 वाले, और 2026 वाला क्या है, सेकेंड एडिशन है इसका। अब एक बात बताती हूँ मैं, देखो सिलेक्शन पोस्ट का जब एग्जाम हुआ ना 25 का, तो बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, एंड हमने 25 के प्री में भी देखे। तो अब ऐसे क्वेश्चन का ना, इन माय ओपिनियन, जैसे जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, ये मेरे ही नोट्स में से मैंने एज इट इज उठाया है, जो मेरे प्री और मेंस के बीच के में मैंने नोट डाउन किया था, मुझे याद है। और मैंने ये ऑलिव बोर्ड के मॉक से ही नोट डाउन किया था। मैं ये बात बहुत बार बता चुकी, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या सरकार के निकाला हुआ कुछ भी चीज होती है, बिल्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक से रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़े थे, ठीक है। बेसिकली जो भी दिखता था उसको मैं सर्च करती थी, आगे पीआईबी या पीआरएस वगैरह कुछ भी लिख के, एंड देन वहां से मैं रिवाइज करती थी। मैंने बीएनएस ये रखना था ना, बीएनएस बीएससी सारे भी खुद से ऑफिशियल सोर्सेज से नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो कंटेंट है, अगेन ये वो वाला कंटेंट है जिसको मैं बोलूंगी स्ट्रेस ओवर नहीं करना आपको कि रटना है रटना है रटना है। पहले अपनी जाके हिस्ट्री पॉलिटी रटो, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ लोगे, जैसे एक बार भी सुना, एक बार फिर वीडियो देखोगे, एक बार रीड कर लोगे, तो आपको याद रह जाएगा कि अच्छा हाँ, ये पिलर्स होते थे। तो आपको एटलीस्ट ये टर्म्स याद रह जाएंगे ना, तो पेपर में एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
तो अभी देखते हैं बेसिकली कि ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है क्या, अगले पेज पे देखेंगे, पहले ही देख लेते हैं। देखो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होते हैं हमारे पास, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वही होते हैं हमारे नीति आयोग के चेयरमैन, ठीक है। और आपको पता होगा कि नीति आयोग तो सेटअप ही मोदी जी ने आके की है, पहले तो हमारे पास क्या थी, प्लानिंग कमीशन थी ना, ठीक है। चलो ये कमेंट करके बताना कि विच 5 ईयर प्लान वॉज गोइंग ऑन, जिसको हमने खत्म करके बीच में ही रोक के और फिर नीति आयोग जो है सेटअप की थी, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है, मिस्टर अनुराग जैन, हु इज एन आईएएस ऑफिसर। देन वाइस चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के इकोनॉमिस्ट अशोक लहरी। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप अभी गूगल करोगे ना, इनकेस किसी को अगर वेरीफाई करने का शौक हो डाटा का, तो आप उसको गूगल करोगे तो जो पीआईबी की आपको रिपोर्ट मिलेगी वो मार्च 2026 की मिलेगी। उसके अंदर सीईओ और वाइस चेयरमैन दोनों अलग हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ये तीनों जो है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, तीनों नहीं सॉरी, माय बैड, दोनों, एक क्रॉस क्यों लगा रही हूँ मैं, छोड़ो, ये तो बोलने में होगा ना, पीडीएफ में समझ नहीं आएगा फिर। ये जो है ना हमारे दोनों पर्सन, हमारे वाइस चेयरमैन और सीईओ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, शायद जुलाई के हैं एक और एक अप्रैल के हैं। तो ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को याद रखना, ठीक है। सीईओ कौन है, अनुराग जैन, वाइस चेयरमैन कौन है, इकोनॉमिस्ट अशोक लहरी, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब ये देख लेते हैं कि हमारा जो है, ये पार्ट हटा दूं ना जो लिखा था 20 की, क्या जरूरत है लिखे हुए, ठीक है। क्या, अच्छा देखो, फिजिकल हेल्थ की बात करें, यानी कि जो पैसा है उनके पास, फिजिकल हमारे पैसे की बात होती है ना, वो पैसा कैसे यूज करते हैं, उनके पैसे की क्या हेल्थ है स्टेट्स की, ये बात करें, ठीक है। डाटा कहाँ से ला रहा है नीति आयोग, सीएजी से। सीएजी से पूछना है कि भाई तुमने क्या क्या पैसा बांटा था, क्या क्या सीन चल रहा है, ठीक है। 5 पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे इनको इंडेक्स को रैंक किया जाता है, इनको स्टेट्स को रैंक किया जाता है। नंबर 1 क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये 5 याद रखोगे। देन वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट की रैंकिंग किस बेसिस पे होती है, एक तो जनरल कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी में कौन सी स्टेट्स को रखा है, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, ठीक है। अच्छा, और स्टेट्स को रैंक करने की 4 कैटेगरीज किसमें बांटे, नंबर 1 अचीवर्स, नंबर 2 फ्रंट रनर्स, नंबर 3 परफॉर्मर्स एंड नंबर 4 एस्पिरेशनल्स। ये कौन सी है, जिन पे नीड मोस्ट वर्क, सबसे नीचे वाली है कि इनको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये एस्पिरेशनल है। अभी अचीवर्स तो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट रनर्स की जो कैटेगरी है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में नहीं होती, उसमें 3 ही कैटेगरी है, अचीवर्स, परफॉर्मर्स एंड एस्पिरेशनल, ठीक है। समझ में आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, ये वो क्वेश्चन था जो आई थिंक मेरे हिसाब से, मतलब ये थोड़ा टफ की कैटेगरी में पुट करूंगी मैं, क्योंकि ये वाले आर्टिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, तो बहुत लोग को याद नहीं होते, ठीक है। एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे आर्टिकल्स क्या किए होते हैं, इंटरचेंज किए होते हैं, ठीक है। वही वाली बात हो गया, आप सोचते कि अरे हाँ, फैक्ट तो वो इंटरचेंज कर देते हैं, तो आप हो सकता है इसमें नीदर 1 और नॉर 2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या थी, करेक्ट थी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में जो ये आर्टिकल्स हैं वो यहाँ से रिवाइज कर लोगे आप, ठीक है, इस स्क्रीन से। हम जीएसटी से रिलेटेड बाकी सारी चीजें रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो, जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कौन लेकर आया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स है, देखो आर्टिकल नंबर 246 ए है, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को स्पेशल पावर देता है कि वो जीएसटी के लॉज बना सके। देन अपने पास आर्टिकल नंबर 269 ए है, जो कि जीएसटी की इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं। क्या बताता है कि भाई जो जीएसटी है वो लगा तो कौन रहा है, सरकार, कलेक्ट भी कौन कर रही है, सरकार, यानी कि यूनियन वाली गवर्नमेंट कर रही है, सेंटर कर रहा है। लेकिन जो बट रहा है एक्चुअली वो यूनियन और स्टेट दोनों में जाके बट रहा है, ठीक है। 279 ए में मेरे पास क्या है, जीएसटी काउंसिल, इसको भी आगे देखेंगे। जीएसटी काउंसिल ऑब्वियसली बात है, जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हो तो क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, राइट। तो ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं जीएसटी रेट्स, एग्जम्पशंस एटसेट्रा। देन में आर्टिकल नंबर 270 जो किसकी बात करते हैं, जीएसटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। और जीएसटी केम इनटू इफेक्ट कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 279 ए है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और किसके थ्रू आई है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अलॉन्ग आई है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होते हैं हमारे जीएसटी काउंसिल का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देखो एक तो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट वाले, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। जब कभी अगर आपने शपथ समारोह देखा है तो आपने देखा होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो भी मेंबर्स होते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से फाइनेंस वाले मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, जो स्टेट वाले लोगों में से वो अपने आप से बीच में से चूज कर लेते हैं, ठीक है, खुद से इलेक्ट कर लेते हैं। फंक्शन हो गया ये जीएसटी रेट्स, एग्जाम्पशंस वगैरह, ठीक है। देन कोरम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोरम कितना होता है, 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि अगर मीटिंग बैठ रही जीएसटी काउंसिल की, तो कम से कम 50% लोग जितने हैं उतने में से होने चाहिए, ठीक है।
डिसीजन कैसे लिया जाता है? 3/4 यानी कि 75% मेजोरिटी चाहिए मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के, यानी जितने लोग प्रेजेंट है और उनमें से जितने लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 75% लोगों को अग्री करना पड़ेगा, तो ही वो चीज जो है आगे प्रोसीड फर्दर हो पाएगी। ठीक है, सेंटर के वोट की कितनी वेटेज होती है? 1/3, और सारी स्टेट्स के कंबाइंड वोट की कितनी वैल्यू होती है? 2/3 होती है। ठीक है, अच्छा, जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग कब बैठी थी? 15 सितंबर 2016 में, और ओवरऑल जीएसटी कब इफेक्ट में आया था हमारा? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम क्या रिवाइज करेंगे? पूरा पूरा जितना भी एसएससी की रिलेवेंस के बराबर है, इनफैक्ट मैंने काफी डिटेल में ही लिखा है, पूरा का पूरा हम क्या करेंगे? सिखिज्म रिवाइज करेंगे। ठीक है, पहले यही देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म था ही फाउंडेड खालसा एंड गुरु ग्रंथ साहिब स्क्रिप्चर, किसकी बात कर रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डाउट आ सकता है आपको, अगर तो ये जो है ना हमारे आदि ग्रंथ जो गुरु अर्जन देव जी ने, अगर आप इनिशियली आपसे पूछा जाए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है इसकी स्टार्टिंग किसने की थी स्क्रिप्चर की, तो ये किसने की थी? हमारे अर्जन देव जी ने। लेकिन उसको जो कंप्लीट किया था ना, वो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। और इससे पहले जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने भी कुछ, आई विल हैव टू वेरीफाई दिस नंबर, 99% तो ये कुछ 115 के अराउंड हिम्स या वर्सेस जिसको आप बोल सकते हो, वो क्या किए थे? ऐड किए थे। तो उस एडिशन के बाद फाइनली जाके जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि ये हमारा जो है गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारा स्क्रिप्चर है, और यही जो है हमारा आगे, मतलब ओवरऑल क्या बोलते हैं, आदि गुरु है। ठीक है, मतलब कि फाइनल गुरु हमारा जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माना जाएगा सिखिज्म में। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, और उन्होंने खालसा की शुरुआत भी की थी, फाउंड किया था। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को, यहाँ पे गोविंद सिंह है क्या, को हिंद का पेड़ या सेंट ऑफ वो किया था, ऐसी कुछ नहीं किया था उसने। ठीक है, वो तो बेकार लोग थे मुगल्स एकदम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? रॉन्ग है। अच्छा, ओके ओके फाइन। अच्छा, तभी मेरे क्वेश्चन गलत हुआ वो पेपर में, भाई मैं सोचू मेरा ये गलत क्यों हुआ होगा। ठीक है, ये इसने कौन से गलत है पूछा, मैंने ये मार्क किया था शायद। ठीक है, तो गलत पूछा उसने। ठीक है, एंड आई गेस ये औरों से मिस्टेक होगी, इनकरेक्ट पूछा, इसलिए इसका आंसर 2 ओनली आया। ठीक है, ओके लेट्स मूव। सिखिज्म, सबसे पहले क्या है? सिखिज्म के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव जी। कब? 1469, चाहो तो 1869 से रिलेट कर सकते हो गांधी जी से। ठीक है, कहाँ पर? तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है? ननकाना साहिब में, और वो कहाँ है? फिलहाल के पाकिस्तान में। ठीक है, अर्स्टवाइल पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं। कितने हुए उनके? 10 ह्यूमन फॉर्म में है जो है गुरुज हुए हैं, और ह्यूमन लास्ट लिविंग ह्यूमन गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। और जैसा कि बताया ना, उन्होंने ही बोला कि जो इवेंचुअली जो आदि गुरु है, फाइनल गुरु है, वो क्या है? हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो हमारी बुक है, स्क्रिप्चर है, उसी को जो है हमारा अल्टीमेट गुरु माना जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने बनवाया एआई से फोटो। ठीक है, फोटो मैंने बनाई है, लेकिन डाटा एक एक प्रॉम्प्ट में लिखा है, फर्स्ट वाले के अंदर ये ही लिखना है। ठीक है, किससे देखें इसको? व्हाइट से देख ले, क्या चलेगा? व्हाइट, पिंक, ब्लू, ठीक है चलो। ठीक है, हु फाउंडेड व्हाट, मैंने इसको टाइटल दिया कि कौन से, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले जो है गुरुओं की स्क्रिप्ट किसने डेवलप की थी? गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, अच्छा, अगर अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि गुरु नानक देव जी ने जो लंगर की शुरुआत की थी, कि जो लंगर सिस्टम था खिलाने का, वो शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। लेकिन उसको स्ट्रेंथन किसने किया था? इंस्टीट्यूशनलाइज किया था किसने? गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास गुरु नानक देव जी ने क्या फाउंड किया था? करतारपुर की सिटी फाइंड आउट की थी। ठीक है, फाइंड आउट की थी, बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है, फाउंड की थी। ये वो वाला फाउंड है जो प्रेजेंट टेंस में भी फाउंड रहता है। ठीक है, फाउंडर वाला फाउंड है। ठीक है, देन अपने पास कौन थे? गुरु अमरदास जी ने क्या किया था? लंगर को स्ट्रेंथन किया था। देन में गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर की सिटी का क्या नाम था? रामदासपुर। इस सिटी को क्या किया था? फाउंड किया था, सॉरी। ठीक है, देन ये वाला पॉइंट आ गया, गुरु अर्जन अर्जन देव जी ने सबसे पहले जो है आदि ग्रंथ को क्या किया था? कंपाइल किया था, और गोल्डन टेम्पल को क्या किया था? कंप्लीट किया था। देन वी हैव गुरु हरगोबिंद जी, जिन्होंने अकाल तख्त की एस्टेब्लिशमेंट की थी, और मिरी पीरी की। मिरी पीरी क्या था? बेसिकली ये जैसे दो सॉर्ड्स हैं, कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पिरिचुअल प्लस टेम्पोरल अथॉरिटी। तो ये ऐसे क्रिस क्रॉस में, यानी कि हमेशा साथ रहते हैं गुरु। सिखिज्म में जो है दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, अलग अलग नहीं कर सकते आप इन ड्यूटीज को। ठीक है, तो इन्होंने इसकी भी, इस कॉन्सेप्ट की भी क्या की थी? एस्टेब्लिशमेंट की थी। देन ये दोनों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। देन वी हैव ऑफ कोर्स गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की, ठीक है, फाउंड किया था। देन वी हैव गुरु गोविंद सिंह जी, हमने पढ़ लिया, इन्होंने खालसा पंथ फाउंड किया था 1699 में। देन उन्होंने 5 केस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केश, कंघा, कड़ा, कछेरा एंड कृपान, ये जो 5 केस होते हैं, इनको फाउंड किया था, इनकी फाउंडेशन रखी थी, एंड गुरु ग्रंथ साहिब जी को एटर्नल गुरु की तरह डिक्लेयर किया था। ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन पे सर्कल है वो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे क्रॉस कर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे देखो मंजी सिस्टम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट लंगर को स्ट्रेंथन किया था, इंस्टीट्यूशनलाइज किया था इज द कीवर्ड। ठीक है, उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने। शुरुआत तो कर दी थी उन्होंने कि हाँ लंगर खिलाते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन उसको एक सिखिज्म के सेंस में इंस्टीट्यूशनलाइज किसने किया था? गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव टू फ्यू फेस्टिवल्स जो पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, होला मोहल्ला सबसे पहली बात किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था 1701 में। कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। ठीक, कब मनाया जाता है? होली से अगले दिन। 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये। क्या क्या होता है इसमें? गतका जो होता है इनका, मार्शल आर्ट होते हैं जो सिक्स की, ठीक है, वो मतलब प्रोसेशंस निकलते हैं, कीर्तन होता है ऑब्वियसली गुरु के नाम का, एंड गतका और ये सब। तो जो निहंग सिक्स होते हैं वो अपनी सॉर्ड्स एंड ऑल सब अपनी स्किल्स एंड ऑल शो करते हैं। ठीक है, ये सब होता रहता है। ठीक है, देन क्या है? बंदी छोड़ दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या? दिवाली वाले दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जहांगीर था, ये रहा जो जहांगीर था, उसने ग्वालियर फोर्ट में 52 और प्रिंसेस के साथ गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जो किया, क्या किया था? इम्प्रिजन कर रखा था। तो इस दिन उसने उनको छोड़ा था, तो इसको डे ऑफ लिबरेशन इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, पेपर में पूछ ले तो। ठीक है, बेसिकली तो इसको क्या बोलते हैं? बंदी छोड़ दिवस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल से रिलेटेड। ठीक है, 1606 में क्या हुआ था? गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट करवाया था किसने? जहांगीर ने। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट सिख गुरु जिनको मार्टरडम यानी कि शहीदी मिली थी। पहले सिख गुरु थे जिनको ऐसे एग्जीक्यूट हुए थे और शहीद हुए थे। ठीक है, देन गुरु तेग बहादुर जी जो है, जिनको हम टाइटल देते हैं हिंदी चादर, इनका नाम रखा गया था कि वो इंसान जो हमारे हिंदुस्तान को क्या कर रहे थे? प्रोटेक्ट कर रहे थे। 1675 में जो है इनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया था पब्लिकली, मतलब खुले बाजार में जो है पब्लिकली इनको चांदनी चौक में एग्जीक्यूट करवाया गया था। इनफैक्ट इनके एग्जीक्यूशन से पहले इनके बहुत सारे जो डिसाइपल्स थे ना, जो शिष्य थे, उनको इनके सामने बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, एंड उनको इवेंचुअली इन्हीं के सामने ही एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, ये सोच के कि शायद अब ये अपनी बात जो है मतलब रिज़ॉल्व जो है तोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये बोला गया था कि या तो आप रिलीजियसली कन्वर्ट हो जाओ, और क्या बोलते हैं, ये कश्मीरी पंडित्स का सपोर्ट कर रहे थे, उस बात के भी अगेंस्ट थे ऑफ कोर्स मुगल्स। तो इन सब रीजंस की वजह से जो है इवेंचुअली इनको बहुत ही सामने से दिखा के टॉर्चर कर करके फिर भी ये नहीं मेल्ट हुए। इन्होंने बोला नहीं कि मैं ये सब नहीं करूंगा, तो इनको जो है चांदनी चौक में पब्लिकली जो एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था? वो जो जिस जगह पे एग्जीक्यूट किया था वो शीशगंज, जिसको थोड़ी सी भी पंजाबी आती है उसको पता होगा कि शीशगंज का मतलब शीश एज इन सर, गंज यानी कि जहाँ पर उनका शीश जो है गिरा दिया गया था, मार दिया गया था उनको। तो दैट इज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। एंड इनको जो क्रिमेट किया गया था यानी कि इनकी बॉडी को, वो कहाँ पे किया गया था? गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में। ये भी दिल्ली में ही है, समवेयर नियर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के आसपास है। ठीक है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। ओके, अनदर जो शहीदी जो आपको याद होनी चाहिए वो इनके जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे। ठीक है, इनके 4 बेटे थे जो बहुत ही 16-19 टाइप एज में जो है शहीद हो गए थे मुगल्स के साथ ही अलग अलग क्या बोलते हैं बैटल्स में। उन बैटल्स के नाम याद रखने एसएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस ये याद रख सकते हो कि 4 साहिबजादे जो 4 बेटे हैं वो किसके थे? गुरु गोबिंद सिंह जी के थे। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का टॉपिक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का टॉपिक है अपना। कौन सा? बजट के कंपोनेंट्स वाला, कि नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स इन यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ये मैंने थोड़ा एआई से बनवा लिया, मेरे पास इसका वो वर्जन भी, लाइट वर्जन भी है। अच्छा हाँ यार, किसी ने बोला था एक पिछली बार ना कि भाई उनको प्रिंट आउट निकलवाना होता है तो मैं व्हाइट वाली थीम भी दूँ, तो अगर तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कितने लोग हो। अगर तुम्हें चाहिए ना प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट कमेंट कर देना। तो मैं इस पूरे स्लाइड की, मेरे को टाइम तो लगेगा बट मैं इसकी सारी, क्योंकि अगर मैं जब व्हाइट थीम करूँ तो व्हाइट वाला टेक्स्ट भी तो व्हाइट हो जाएगा ना जब कलर्स चेंज करूंगी, तो वो भी सब करना पड़ेगा और बहुत सारी स्लाइड्स हैं। तो बट मैं कर दूंगी अगर आपको सच में जेन्युइनली प्रिंट आउट निकलवाने हैं तो, बट डिपेंड्स कि कितने कमेंट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे फटाफट से कमेंट करके ये बता दो कौन से आर्टिकल में गवर्नमेंट के, नहीं रुको रुको, अगले पेज पे पूछती हूँ। ठीक है, पहली चीज मुझे ये बताओ कि कौन से आर्टिकल में गवर्नमेंट बजट की बात की गई है। ठीक है, दूसरा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि बजट वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, है ना, ये वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो इसकी जगह पे क्या वर्ड या टर्म है बजट के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, पता चल जाएगा इससे कितने लोग सिंसियरली एंड तक पूरी वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मेरी बनाने की मेहनत क्या है। फिर मैं तभी मेहनत करूँ ना अगली बार, मतलब जैसे प्रैक्टिस सेट 9 है, 500 व्यूज आए हैं शायद मुश्किल से, और तो 500 कम नहीं होते, इसका मतलब 500 लोगों ने देखा तो सही, बट फिर भी थोड़ा लगता है कि अब 3500 प्लस सब्सक्राइबर्स है तो यार एटलीस्ट देखो, मतलब बहुत मेहनत से बना रही हूँ। एंड मैं बहुत ही एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ, मैं कोई ऐसी चीज नहीं डालती जो मुझे लगता है तुम्हारे बेनिफिट नहीं होगी। मतलब मैं ऐसी चीज डालती हूँ जो मॉडरेट प्लस वाला कैंडिडेट है ना, अबव एवरेज वाला, उसको भी सीखने को मिले। ठीक है, तो देख लिया करो, मैंने पूरे ही चैनल पे ऐसा कंटेंट है। सिर्फ मैं जो लाइव मॉक्स भी करती थी ना, वो मुझे लगता था मेरे को, लेट मी शेयर समथिंग विद यू, मेरे को
मतलब मेरा क्या बोलते हैं चैनल बनाने के बाद, वीडियोज़ बनाने के बहुत बाद मुझे पता चला कि लाइव मॉक्स करके दिखाने का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज़ व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मेरा तो यूट्यूब का हिस्ट्री ऑफ रहती थी, तो मेरे को तो पता ही नहीं होता था कि इंटरनेट पे चल क्या रहा है। तो मेरे तो जो 2-4 कोई टीचर्स थे तो सब्सक्राइब थे, और मतलब 25 के टाइम में तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत कंटेंट ऑलरेडी था, मतलब 1000 तरह का, तो मैं उसी में से पढ़ाई करती थी। तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मेरे को पता चला तो मैं ज़्यादा करने लगी। बट देन मैंने छोड़ दिया, मैं वो नहीं करूँगी, मेरा कंप्लीट फोकस अब टीचिंग पे ही रहेगा। क्योंकि मेरे को टीचिंग पसंद है, एंड आई नो दैट आई हैव इनफ नॉलेज इन जीएस एंड मैथ्स, एंड मेरे को टीचिंग स्किल्स हैं, तो मैं अब उसी पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है? तो शेयर कर देना तुम्हारे कोई भी दोस्त वगैरह होते हैं तो। शुरू हो जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट बजट की। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेवेन्यू में और कैपिटल में। देखो, ब्रेक डाउन करो इंग्लिश में मीनिंग को खुद से, ठीक है? देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है? तो जहाँ पे हमारी पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, रेवेन्यू में नहीं हो रही है, ठीक है? आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड करेगा, बट इसी तरीके से वो याद करने की कोशिश करो। कैपिटल में क्या हो रहा है? हम कैपिटल बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ इसे ही बोलते हैं ना। तो जब हम कुछ कैपिटल से डील करते हैं तो क्या होता है? चेंज होता है हमारी एसेट और लायबिलिटी में, है ना? यहाँ पर क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी में चेंज नहीं होता रेवेन्यू बजट में, ठीक है? अब दोनों के केस में 2 पार्ट्स मेन क्या होते हैं? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है? क्या होता है? रिसीट और एक्सपेंडिचर। वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सबसे पहले एक्सपेंडिचर से चलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। यानी कि रिवेन्यू वाला खर्चा क्या हो रहा है? जैसे सैलरीज, ठीक है? रिवेन्यू वाले टर्म्स है, लेकिन सरकार के एंड पे क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। जैसे सैलरीज और वेजेस हो गए, पेंशन हो गए, सब्सिडीज हो गई, इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो गए, मेंटेनेंस एक्सपेंस हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं करना चाहूंगी वो ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? हमारा लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है, कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है दैट आर द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? देन वी हैव रेवेन्यू रिसीट्स। ये क्या है? ना तो हमारी एसेट क्रिएट कर रही है, ना ही हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है? ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है नॉर्मल, मतलब सरकार के डे टू डे ऑपरेशंस में जो पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या सरकार खर्चा करती है? सैलरी देती है लोगों को, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है? जो सरकार ने लोन लिया उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, जो पार्लियामेंट ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑफिस की जो मेंटेनेंस, ये क्या हो गए? सरकार के एक्सपेंडिचर हो गए। हिंदी में डेली लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश करो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? ये बेस्ट तरीका होता है। मतलब जो हम न्यूज में पढ़ते हो, पॉलिटिक्स है, कुछ भी है ना, जितना इनको कर सकते हो ना, अपनी लैंग्वेज में बोल के मतलब डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश किया करो। देन रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? ना तो अगेन ये भी कुछ नहीं कर रही, लायबिलिटी एसेट्स का कुछ नहीं कर रही, डे टू डे काम है, ठीक है? लेकिन ये क्या खर्चे हैं? टैक्स रेवेन्यू, फीस एंड फाइन्स, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, ग्रांट्स इन एड फॉर रेवेन्यू पर्पसेस। मतलब जो सरकार स्टेट्स को ग्रांट्स दे रही है, डिविडेंड पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, टैक्स दे रही है, ये सब चीजें क्या होती है हमारे पास? रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, ठीक है? मैंने टैक्स देती है बोल दिया, शट। मैंने यही बोला ना, मैं सरकार टैक्स देती है, सॉरी। सरकार टैक्स क्यों देती है भाई? क्या बोल रही हूँ मैं? सॉरी, बाकी मैंने सब कुछ सही बोला हिंदी में, ठीक है? सरकार टैक्स ले रही है, ठीक है? मतलब बेसिकली सरकार के पास आ रहा है, ठीक है? क्या बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये है, ठीक है? रिकैप है। रिसीट क्या है? जो पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है? जो पैसा जा रहा है। ये वो है, सरकार का पैसा जा रहा है, ये सरकार के पास आ रहा है, ये सरकार के पास जा रहा है, ऐसे समझो, ठीक है? अब कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर से स्टार्ट कर दे। ये क्या है? पैसा जो सरकार का जा रहा है, लेकिन लेकिन ये पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी हमने बोला कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ये जो पैसा जा रहा है एक्चुअली अच्छे कामों पे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है, यानी कि क्या कर रहे हैं? एसेट क्रिएशन कर रहा है, ठीक है? जैसे कि रोड्स बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीजें। और क्या हो रहा है? रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो रहे हैं, ठीक है? देन अपने पास क्या? कैपिटल रिसीट्स। अब मतलब आई नो मोस्टली कैपिटल रिसीट्स को आप जनरल पढ़ते हो, बट क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेट और नॉन डेट फॉर्म में थी, तो इसलिए मैंने भी डेट एंड नॉन डेट की फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? सबसे पहले तो देखो क्या है? रिसीट्स क्या है? जो कोई लायबिलिटी नहीं बना रही है, ठीक है? कोई लायबिलिटी नहीं बना रही है, ना तो कैपिटल डेट रिसीट्स, ना ही नॉन डेट रिसीट्स, ठीक है? अगेन रिसीट्स क्या होता है? जो पैसा आ रहा है सरकार से, लेकिन कैसे टर्म्स में आ रहा है? कैपिटल की टर्म्स में आ रहा है। कैसा? जैसे कि मार्केट की बोरोइंग्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सरकार इशू कर रहा है। सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है तो पैसा तो सरकार के पास आ रहा है ना, लेकिन जो सिक्योरिटीज इशू की है वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, तो इसलिए वो कैपिटल रिसीट्स में आता है, ठीक है? और बाकी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशन से लोन्स ले लिए, अब देखो, जो सरकार ने गवर्नमेंट ये इशू की, जो लोन लिया, लोन क्या हो गया? डेट हो गया ना, तो इसलिए डेट वाली कैपिटल रिसीट्स होगी। नॉन डेट वाली कैपिटल रिसीट्स में क्या है? जो लोन्स को रिकवर किया, तो पैसा आया सरकार के पास,
ठीक है, कैपिटल आई लेकिन नॉन डेट है क्योंकि सरकार ने खुद रिकवर किया लॉन्स को। सिमिलरली डिसइन्वेस्टमेंट है, सरकार के पास पैसा आ रहा है तो यानी कि कैपिटल रिसीट है, ठीक है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, पीएसयू में अपने शेयर बेच के, तो इसमें डेट थोड़ी ना लग रहा है, उल्टा नॉर्मल पैसा आ रहा है ना, अच्छी बात है, तो नॉन डेट वाला पैसा आया, ठीक है। और ये जो नॉन डेट और डेट वाला क्लासिफिकेशन है सिर्फ कैपिटल रिसीट्स के अंदर होता है। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट बजट का इससे बेटर कोई आपके पास इससे ज्यादा खोल के एक्सप्लेनेशन हो सकता था। सो आई होप यू रिवाइज इट प्रॉपर्ली, ठीक है। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत लंबा ही हो जाएगा ये भी। क्या है अपने पास, सतवाहना डायनेस्टी की बात की है जो कि डेक्कन रीजन ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाउंडर था ये कौन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को है, लार्जेस्ट इनका सबसे मोस्ट पावर, लार्जेस्ट लिखना चाहिए, नहीं इंग्लिश खराब हो जाती है मेरी कई बार। क्या है ये इसका मोस्ट पावरफुल रूलर, मतलब लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेचर बोल सकते हो, ठीक है। और आंसर क्या होना था, सिमुक, ठीक है। फटाफट रिवाइज करते हैं, सतवाहना डायनेस्टी किसको सक्सीड किया था इन्होंने, मौर्यस को, ठीक है। खुद से क्या थे, ब्राह्मण्स थे, बट इन्होंने बुद्धिज्म को क्या किया था, पैटर्नाइज किया था, ठीक है। बाय नेम यानी कि नाम किसका लेते थे, माँ का लेते थे, ठीक है। ये क्या है, देखो देख रहे हो, गौतमी पुत्र, इनकी माँ का नाम था ना गौतमी, तो ये क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो नाम किसका लेते थे, मैट्रिलिनियल थे, मदर का नाम लेते थे, लेकिन जो सक्सेशन था, जो सत्ता थी, जो हेरिडिटी क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी नहीं, सॉरी, जो इनहेरिटेंस जानी होती थी, बोलो ना मैंने इंग्लिश खराब होगी मेरी, तो यानी कि नाम माँ का लेते थे, जो इनहेरिटेंस जानी, जो सत्ता है, जो विरासत है, वो फादर यानी कि पेट्रियार्कल ही थी, पेट्रिलिनियल ही थे, ठीक है। कौन से एरिया में थे, जो डेक्कन वाले एरिया हम बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एरिया आ जाता है उसमें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका वाला, ठीक है। कैपिटल इनकी क्या थी, प्रतिष्ठान थी, एक एच और आंसर था यहाँ पे, प्रतिष्ठान थी, ठीक है। कहाँ पर, जो कि मेनली पैठान रीजन ऑफ महाराष्ट्र आप बोल सकते हो, ठीक है। और एक और कौन सी कैपिटल थी इनकी, अमरावती, ठीक है। भरूच जो कि नर्मदा रिवर गुजरात में एक पोर्ट सिटी है, जिसने कि बहुत सारी डायनेस्टीज के लिए पोर्ट सिटी का काम किया, वो सतवाहना के लिए भी एक पोर्ट सिटी थी, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा 3 पॉइंट्स को ध्यान से देखना, क्या देखो, आप मोस्टली कहीं पर भी पढ़ोगे ना, तो आपको सतवाहना का टाइम पीरियड कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बुक्स में जो जनरल होती है हिस्ट्री की, उनके अंदर आपको 60 BC टू 225 AD दिखेगा। बट नाउ लेट मी टेल यू, क्लास 6 की एनसीईआरटी की एग्जैक्ट सेंटेंस है ये, कि सतवाहना डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 2100 इयर्स अगो, और ये एसएससी का पीवाईक्यू भी है, ठीक है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है प्लस पीवाईक्यू है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, एंड इट लास्टेड 400 इयर्स। और इसी के बेसिस पे अगला सेंटेंस जो एनसीईआरटी के अंदर है वो ये है कि 2100 साल पहले जो है सतवाहना डायनेस्टी बनी, 400 साल तक इन्होंने रूल किया, और फिर 1700 साल पहले जो है वाकाटाका डायनेस्टी आई और इन्होंने सतवाहना को सक्सीड किया, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है इन माय ओपिनियन, एक एरा भी याद रखो, जनरल आइडिया की 60 से 225 AD वाला, 60 BC से, और अगर सालों की टर्म से पूछे तो ऑलमोस्ट 2100 साल पहले, ठीक है। अब 2110 2120 ऐसे तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, और सतवाहनस ने क्या किया था, लेड कॉइन स्टार्ट किए थे और रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, और इसीलिए जो सतवाहना एरा अगर हम बात करें तो इसको दी एरा ऑफ या पीरियड ऑफ इंडो रोमन ट्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी गोल्ड कॉइन्स नहीं थे इनके पास, ठीक है, कभी इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं किए, ठीक है। और ये ब्राह्मण्स, जैन और बुद्धिस्ट, हर रिलीजन के जो मॉन्क्स होते थे उनको लैंड डोनेट करते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी लैंग्वेज कैसी थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, और स्क्रिप्ट कौन सी थी इनकी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। पता कहाँ से चलता है मैं इनके बारे में, नानेघाट केव इंस्क्रिप्शंस ऑफ पुणे, इसमें मेजरली सुमिक का नाम लिखा हुआ है कि ये फाउंडर है। देन वे नासिक प्रशस्ति जो कि किसने बनाई थी, गौतमी बालाश्री ने। गौतमी बालाश्री कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ है, उनकी मम्मी ने जो है उनके बारे में ये इंस्क्रिप्शन बनवाई थी, भाई मेरा बेटा कितना महान है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके अलावा कार्ले केव है, अमरावती इंस्क्रिप्शन है, इन सब जगहों से जो हमें सतवाहना डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जो सतवाहना डायनेस्टी के रूलर्स थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ क्या है, दक्षिण पथ साउथ का रास्ता, तो जो ये डेक्कन वाला रीजन था इसको साउथ का रास्ता बोला जाता था, तो ये अपने आप को क्या बोलते थे, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। अभी डिस्कस किया था ना हमने, कैसे अपने आप को भगवान समझते थे पहले के लोग, पहले के रूलर्स, ठीक है। देन क्या है अपने पास, सतवाहना को सक्सीड किसने किया, वाकाटाका डायनेस्टी ने, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। किसको फाइंड, सॉरी, इसके फाउंडर कौन थे, किसको फाउंड क्या, फाउंडर कौन थे इसके, विंध्या शक्ति, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ पर थी, नंदीवर्धन में, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा अपने पास, इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने इसको आंध्रा रीजन में सक्सीड किया था, और इसके फाउंडर थे चमतमुला फर्स्ट या फिर संतमुला फर्स्ट। ये दोनों अलग नाम ने, सेम पर्सन के नाम है, हिस्ट्री में अलग अलग सोर्सेज जैसे होते हैं ना, तो दोनों में से जो भी आया आप करेक्ट ही मानोगे। और ये खुद क्या थे, फ्यूडिटरीज ही थे सतवाहनास के, ठीक है। जैसे हमने देखा है मोस्टली जो सक्सेशन होते थे वो फ्यूडिटरीज ही निकलते थे पिछली डायनेस्टीज के, है ना, ठीक है। और इनकी कैपिटल कहाँ थी, विजयपुरी में, या फिर जिसको हम बोलते हैं नागार्जुन कोंडा, ठीक है।
बहुत सारा कुछ रिवाइज हो गया एक वीडियो के अंदर, बहुत लंबी है, बट आई होप आपने एंड तक पूरी देखी और आपको बहुत कुछ रिवाइज करने को मिला हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बता देना एंड जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग। बाय बाय, सी यू सून इन मैथ्स एंड जीएस मोर वीडियोस। ठीक है।